नमस्ते। मेरा नाम प्रणील नाइक। निहार शांति पाठशाला फनवाला और लीप फॉरवर्ड की ओर से आप सभी शिक्षक साथियों का इस ट्रेनिंग सेशन में हार्दिक स्वागत। इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम जो प्रादेशिक भाषिक स्कूलों के बच्चों के लिए बनाया गया, ऐसा प्रोग्राम जिसमें इंग्लिश सिखाने की इजी टेक्निक्स उन शिक्षक साथियों के लिए है जिन पर अंग्रेजी सिखाने की जिम्मेदारी है, लेकिन जो अंग्रेजी स्पष्ट रूप से बोलते न आने के कारण मनचाही अंग्रेजी पढ़ा नहीं सकते। इस प्रोग्राम में कुल मिला के 4 लर्निंग लेवल्स हैं। पहले 2 लर्निंग लेवल्स जो हम रीडिंग, स्पेलिंग और वोकैबुलरी पर फोकस करते हैं, प्राइमरी स्टूडेंट्स के बच्चों के लिए, और लास्ट 2 लर्निंग लेवल्स जो कि कॉम्प्रिहेंशन यानी आकलन और कम्युनिकेशन पर फोकस करते हैं, जो कि होता है कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए। आज इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे एलिमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन एंड एडवांस कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि लेवल 3 एंड लेवल 4 ऑफ द इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम। इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम की शुरुआत लगभग 6-7 साल पहले महाराष्ट्र से हुई। इन 6-7 सालों में एक राज्य से बढ़कर आज ये प्रोग्राम 5 भाषाओं में लगभग 9 राज्यों में चल रहा है। और ये हमारे लिए भले ही खुशी की बात है, लेकिन एक अफसोसजनक बात भी है। जितना पॉपुलर हमारा लेवल 1 और लेवल 2 यानी कि एलिमेंट्री एंड एडवांस रीडिंग हुआ, उतना पॉपुलर लेवल 3 एंड लेवल 4 अब तक हो नहीं पाया है। रीडिंग लेवल्स लाखों की संख्या में शिक्षक प्रोग्राम को पढ़ा रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन मात्र कुछ हजार शिक्षक कुछ राज्यों में पढ़ा रहे हैं। एलिमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन हमारा फेवरेट प्रोडक्ट है। फेवरेट प्रोडक्ट इसलिए है क्योंकि हमने खुद अनुभव किया है। जब हमने ये खुद पढ़ाया है बच्चों को, तो अनुभव किया है कि निरंतर सराव के पश्चात सरकारी प्रादेशिक भाषिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे, ऐसे गांवों में रहने वाले बच्चे जहां पर उनके आसपास कोई अंग्रेजी बोलता भी नहीं है, निरंतर सराव के बाद मन की हिंदी, मन की मराठी को करेक्ट इंग्लिश ग्रामर में लिख पा रहे हैं, और जहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली वहां पर वे बोल भी पा रहे हैं। तो एक ऐसा प्रोग्राम जो कि इतना इफेक्टिव है, जितना पॉपुलर होना चाहिए था उतना हुआ नहीं, इसलिए हमने शिक्षकों से फीडबैक लिया। फीडबैक के काफी सारे पॉइंट्स आए, फिर उसमें जो एक पॉइंट था वो ये था कि क्या हम हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को थोड़ा सटीक कर सकते हैं क्या। कोविड और कोविड के बाद ट्रेनिंग सेशंस ऑनलाइन रहे। हमारे लेवल 3 एंड लेवल 4 का ट्रेनिंग लगभग 3.5 घंटे से 4 घंटे तक का हुआ करता था। फीडबैक के बाद पूरी टीम ने ट्रेनिंग पर काम करते हुए आज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम हम आपके सामने लेके आए हैं वो मात्र 2 घंटे का होगा। कोशिश ये रहेगी कि आगे जाते हुए इसे हम और कंसाइज ब्रीफ करें। बट आज आपके सामने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आए हैं उसमें किसी भी कॉन्सेप्ट्स पर हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, लेकिन स्ट्रक्चर को चेंज करते हुए आपके सामने आज 2 घंटे का ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आ गए हैं। जो हमने अनुभव किया है, हम चाहते कि आप भी अनुभव कीजिए, ये टेक्निक्स को समझ लीजिए और ये देख लीजिए कि इतने आसान है कि आप भी तुरंत इस ट्रेनिंग के बाद मन की हिंदी करेक्ट इंग्लिश व्याकरण में लिख पाएंगे और बोल पाएंगे। लेकिन हाँ, आपके बच्चों के लिए आपको बहुत सारा प्रैक्टिस करना जरूरी होगा, और प्रैक्टिस करने के लिए हम आपके साथ रहेंगे। ये ट्रेनिंग तो केवल शुरुआत है। इस ट्रेनिंग के बाद आपका एक सर्टिफिकेशन होगा। सर्टिफिकेशन के बाद आपको पूरे साल हमारी ओर से लगातार अच्छा प्रैक्टिस का मटेरियल मिलते रहेगा। प्रैक्टिस शीट्स, क्विजेस, एंगेजमेंट कंटेंट। आप में से जो शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं, जिनको इस प्रोग्राम से वैल्यू मिल रही है, उन तक हम फिजिकल बुक के फॉर्म में भी ये मटेरियल पहुंचाने का प्रयत्न जरूर करेंगे। लेकिन ये तो रही मटेरियल की बात। बच्चों से अपेक्षा ये रहेगी कि क्या अगले 4-6 महीने रोज 15 से 20 मिनट हम हमारे बच्चों से इन कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगर आपने किया तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने भी ये प्रोग्राम आप ही के बच्चों जैसे बच्चों को पढ़ाया है,
your kids will also start framing grammatically correct sentences. और आपका समय ज़्यादा न लेते हुए मैं अब यहीं पे समाप्त करूंगा। फिर से एक बार निहार शांति पाठशाला फनवाला और लीप फॉरवर्ड की ओर से आप सभी का इस ट्रेनिंग में हार्दिक स्वागत। और आगे का प्रोग्राम चलाने के लिए मैं कमान सौंप रहा हूं मेरे साथी को। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम स्वरूपा फड़के है और आज के कॉम्प्रिहेंशन ट्रेनिंग के माध्यम से आप सभी के साथ जुड़कर मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस प्रशिक्षण सत्र में हम अंग्रेजी साक्षरता कार्यक्रम के अंतिम 2 लर्निंग लेवल्स यानी कि एलिमेंट्री कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन और एडवांस कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। आज के इस प्रशिक्षण सत्र के अंत में यदि ये प्रशिक्षण प्रभावी हुआ तो सामने आने वाले किसी भी अंग्रेजी वाक्य का अर्थ समझ में आना चाहिए, फिर चाहे वो किसी भी काल में क्यों ना हो। और मन में आए हिंदी वाक्य चाहे वो किसी भी काल में हो, उसे अंग्रेजी में सही ढंग से लिख पाना संभव होना चाहिए। आज का ये प्रशिक्षण सत्र हम वाक्यों की सहायता से संचालित करने जा रहे हैं। हालांकि वाक्यों की ओर जाने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कवर करने की आवश्यकता है। अंग्रेजी में कुल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। हम इस प्रशिक्षण सत्र में वाक्यों के माध्यम से बचे हुए 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर प्रकाश डालने वाले हैं। लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर में हम ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अर्थ समझाकर वे क्या है, उनका उपयोग कब किया जाता है, बिना इस उलझन के सीधे वाक्यों की ओर बढ़कर उन्हें कैसे समझना और बनाना है, इन सभी तकनीकों को सीखेंगे। जैसा कि पहले कहा गया है, आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करें जिनकी हमें इंग्लिश लिटरेसी प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट्स में अक्सर आवश्यकता होगी। पहले हम देखेंगे प्रोनाउंस। नाउन्स के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। जैसा कि पहले कहा गया है, आइए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करते हैं जिनकी हमें इंग्लिश लिटरेसी के कॉन्सेप्ट में अक्सर आवश्यकता होती है। पहले हम देखेंगे प्रोनाउंस। नाउन्स के स्थान पर उपयोग होने वाले शब्द आई, यू, दे, ही, शी और इट। प्रोनाउंस के साथ जो उनसे लगकर आए हुए शब्द होते हैं, आमतौर पर इंग्लिश में हम उन शब्दों को एंकर वर्ड्स कहते हैं। आइए देखते हैं कि एंकर वर्ड्स क्या है। तो पहला एंकर वर्ड, जिसे हम पावर वर्ड 1 भी कहते हैं, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आएगा। I, you, we, he, they, she, it के सामने I am, you are, we are, he is, they are, she is, it is। पावर वर्ड पास्ट टेंस में होगा। I was, you were, we और they were, he, she, it was। और यही पावर वर्ड 1 फ्यूचर टेंस में भी सभी 7 प्रोनाउंस के लिए होगा, will be। तो अभी हमने जो देखा वो एंकर वर्ड का पहला पार्ट है, विच वी आर कॉलिंग पावर वर्ड 1। ये पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस में प्रोनाउंस के तुलना में कैसे बदल जाते हैं वो इस टेबल में है जो आपके सामने है। ये टेबल बहुत महत्वपूर्ण है और यदि सही व्याकरणिक वाक्य बनाना हो तो इसे याद रखना अत्यंत आवश्यक है। एंकर वर्ड, एंकर वर्ड का जो दूसरा पार्ट है उसे हम कहेंगे पावर वर्ड 2। अब यहाँ आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के सामने आएगा आई हैव, यू हैव, वी और दे हैव, ही, शी, इट हैज। पास्ट टेंस में इन सातों का प्रोनाउंस का पावर वर्ड 2 रहता है हैड, जो बदलता नहीं, और फ्यूचर टेंस में वो बन जाता है विल हैव। पावर वर्ड 1 और पावर वर्ड 2 को ध्यान से देखें। ये कौन से शब्द है और इनका प्रयोग
कब किया जाता है? अगर हम किसी भाषा का उपयोग करते हैं तो उस भाषा में हम क्या करते हैं? हम किसी के बारे में कुछ कहते हैं। जिसके बारे में हम बात करते हैं वो उस वाक्य का कर्ता होता है। तो इस कर्ता के संबंध में हम जो कहते हैं वहाँ 3 तरह की बातें कही जा सकती है। पहली, हम वर्णन कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। दूसरा, वो व्यक्ति कौन है और कैसा है और हम उस व्यक्ति का स्वामित्व दिखा सकते हैं। और तीसरा, वो व्यक्ति, जानवर या वस्तु क्या करता है। जब आप कोई वाक्य कहना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो ये पूछना है कि मैं अपने वाक्य में सबसे पहले क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कर्ता का वर्णन कर रहा हूँ, कर्ता का स्वामित्व दर्शा रहा हूँ या कर्ता क्या कर रहा है इसके बारे में बता रहा हूँ। यदि आप वर्णन करना चाहते हैं तो आप पावर वर्ड 1 का उपयोग करेंगे। यदि आप स्वामित्व दिखाना चाहते हैं तो आप पावर वर्ड 2 का उपयोग करेंगे। और यदि आप केवल ये बताना चाहते हैं कि कर्ता क्या कर रहा है तो आप जिस शब्द का उपयोग करेंगे वो होगा एक्शन वर्ड। इन कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको स्क्रीन पर अलग-अलग वाक्य प्रस्तुत किए जाएंगे। हम पूरे प्रशिक्षण को आने वाले वाक्यों के आधार पर चलाने जा रहे हैं। लेकिन अब आपको क्या करना है? आपके स्क्रीन पर वाक्य को देखना है और कहना है कि आपके वाक्य में क्या है। केवल पावर वर्ड 1, केवल पावर वर्ड 2 या केवल एक्शन वर्ड या पावर वर्ड प्लस एक्शन वर्ड। देखिए, यहाँ 4 विकल्प है। पहला, वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 आ सकता है या केवल पावर वर्ड 2 आ सकता है या केवल एक्शन वर्ड आ सकता है। और चौथा विकल्प है, वाक्य में पावर वर्ड चाहे वो 1 हो चाहे वो 2 हो, उसके आगे एक्शन वर्ड आ सकता है। आपके सामने वाक्य प्रस्तुत किए जाएंगे। आपको इन 4 विकल्प में से कौन सा विकल्प उस वाक्य में है वो देखना है। हमारा पहला वाक्य है, The tallest building of Japan is in Tokyo। इस वाक्य में कौन सा एंकर वर्ड है वो आपको बताना है। पावर वर्ड 1, पावर वर्ड 2, एक्शन वर्ड या पावर वर्ड प्लस एक्शन वर्ड। The answer is power word 1। दूसरा वाक्य, Our Prime Minister Narendra Modi has gone to the US for 7 days to discuss business with their top leaders। वाक्य अगर बड़ा हो तो एंकर वर्ड ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड गॉन, ये गो का पार्टिसिपल फॉर्म में है। पार्टिसिपल क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, किंतु हैज ये पावर वर्ड 2 को लगकर आने वाला शब्द है। ये एक क्रियापद है जिसको हम एक्शन वर्ड कहते हैं। उसका एक ही रूप होने के कारण इस वाक्य में संयोजन पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड का है। हमारा तीसरा वाक्य, चेन्नई सुपर किंग्स won this year's IPL under the leadership of महेंद्र सिंह धोनी। इस वाक्य में केवल एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड कौन सा है? वो है won। विन अर्थात जीतना और won अर्थात जीत गया, यानी कि भूतकाल। हमारा चौथा शब्द, The movie Pathan did a business of more than 100 crores only in India। क्या आपको इस वाक्य में पावर वर्ड 1 दिखाई दे रहा है? अभी पावर वर्ड मतलब क्या? I, you, we, they, he, she, it के सामने जो हमने शब्द लिखे हैं is, am, are, was, were, will be, इसमें से कोई दिख रहा है क्या? नहीं। पावर वर्ड 2 हैज, हैव, हैड या फिर विल हैव, इसमें से कोई है? नहीं। मतलब इस वाक्य में एक्शन वर्ड होगा या फिर पावर वर्ड 1 प्लस
एक्शन वर्ड होगा। यहाँ पावर वर्ड नहीं होने के कारण अब विकल्प रह गया एक्शन वर्ड, एंड द एक्शन वर्ड इन दिस सेंटेंस इज डिड। हमारा पांचवा वाक्य है, वीरेंद्र सहवाग कंप्लीटेड हिज सेंचुरी बाय हिटिंग अ 6। इस वाक्य में एंकर वर्ड है कंप्लीटेड, विच इज एन एक्शन वर्ड। ना ही पावर वर्ड 1 है और ना ही पावर वर्ड 2 है, इसलिए पावर वर्ड प्लस एक्शन वर्ड हो ही नहीं सकता। सो दिस सेंटेंस हैज ओनली एंड ओनली एक्शन वर्ड्स। अभी जाते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। The entire team had come to office on Sunday to complete the important project. अभी इस वाक्य में क्या आपको कहीं पर पावर वर्ड 1 मतलब कि is, am, are, was, were, will be ये दिख रहा है? जिसका उत्तर है नहीं। या फिर पावर वर्ड 2 has, have, had, will have ये आपको दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है ना, had। अब एक और चीज देखो कि इस had को चिपक कर क्या उसके आगे एक्शन वर्ड का कोई भी रूप आया है? आया है ना, had come। अर्थात इस वाक्य में कॉम्बिनेशन है पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड का। अभी जाते हैं हमारे 7वें वाक्य की तरफ। We have a sales target of 500 crores in this financial year। के इस वाक्य में पावर वर्ड 1 is, am, are, was, were, will be है, जिसका उत्तर है नहीं। इस वाक्य में पावर वर्ड 2 यानी कि has, have, had, will have है। यहाँ पर have ये पावर वर्ड 2 है। अब इस have को लगकर उसके आगे कोई भी एक्शन वर्ड या फिर एक्शन वर्ड का रूप आया है क्या? नहीं। मतलब इस वाक्य में जो एंकर वर्ड है वो है सिर्फ और सिर्फ पावर वर्ड 2। पावर वर्ड 2 का उपयोग हम कब करते हैं? जब हम कहीं अपना स्वामित्व दिखाना चाहते हैं या फिर ये कहने के लिए करते हैं कि किसके पास क्या है। अभी हम बढ़ेंगे हमारे 8वें शब्द की तरफ। आफ्टर लूजिंग हर जॉब इन कोविड, माई मदर स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड। इसमें कहीं पर आपको पावर वर्ड 1 इज, एम, आर, वॉज, वेर या फिर विल बी दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। कहीं पर आपको पावर वर्ड 2 यानी कि हैज, हैव, हैड और विल हैव दिखाई दे रहा है क्या? तो फिर नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड है और वो एक्शन वर्ड है स्टार्टेड। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। I have created my mother's profile on Instagram to help her sell her food online। इसमें कहीं पर भी आपको पावर वर्ड 1 यानी कि is, am, are, was, were, will be ये दिख रहा है? नहीं। कहीं पर पावर वर्ड 2 दिख रहा है? तो इसका उत्तर है दिख रहा है have। ये पावर वर्ड 2 के तुरंत बाद उसको चिपक कर कोई भी एक्शन वर्ड आया है क्या? तो उसका उत्तर है आया है ना, क्रिएटेड। क्रिएट का मतलब है निर्माण करना, बनाना। क्रिएटेड ये पास्ट टेंस है। सो दिस सेंटेंस हैज पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड। माई नेबर सन इज इन 10th स्टैंडर्ड दिस ईयर। के इस वाक्य में पावर वर्ड 1 है, इज, एम, आर, वॉज, वेर या फिर विल बी। यहाँ पावर वर्ड 1 है इज। इस पावर वर्ड 1 को मिलाकर कोई भी एक्शन वर्ड या एक्शन वर्ड का रूप है क्या? जिसका उत्तर है नहीं। इसीलिए इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ पावर वर्ड 1 है। हम पावर वर्ड 1 का उपयोग तब करते हैं जब आप किसी का वर्णन एक वाक्य से करना चाहते हैं। वर्णन मतलब एक व्यक्ति कौन है, कैसी है, कहाँ है। ये जब हमें बताना हो तो हम पावर वर्ड 1 का उपयोग करेंगे। इस वाक्य में हमने ये कहने का प्रयास किया है कि पड़ोसी का बेटा कहाँ है, तो वो 10वीं कक्षा में है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले वाक्य की तरफ। He is very intelligent and everyone in our society thinks that he will come first in the merit list। इस वाक्य में क्या आपको कोई भी पावर वर्ड 1 दिख रहा है? दिख रहा है ना, is।
अब यहाँ पर कोई पावर वर्ड टू दिख रहा है क्या? नहीं, पर एक्शन वर्ड दिख रहा है, और वो भी दो एक्शन वर्ड दिख रहे हैं, थिंग्स और विल स्टैंड। यहाँ पर एक नियम याद रखना और हमेशा याद रखना, जब किसी वाक्य में एक से ज्यादा एंकर वर्ड आए तो जितने ज्यादा एंकर वर्ड उतना ही बड़ा वाक्य। यहाँ पर आपके पास तीन एंकर वर्ड्स है, पहला इज, दूसरा थिंग्स और तीसरा विल स्टैंड। तो ये एक वाक्य ना होकर तीन वाक्य हुए। अंग्रेजी में जब दो वाक्यों को जोड़ा जाता है तब जोड़ने वाले शब्द होते हैं, उसे हम कंजक्शन कहते हैं। इस बड़े वाक्य में से पहला वाक्य है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, दूसरा वाक्य है एवरीवन इन आवर सोसाइटी थिंक्स, और तीसरा वाक्य है ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द मेरिट लिस्ट। अब इन तीन वाक्यों को एक साथ जोड़ने वाले दो कंजक्शन है, पहला है एंड और दूसरा है दैट। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। दिस कैमरा सेट कॉस्ट्स more than 6 lakh rupees because all the lenses are in it from Germany। इस वाक्य में कौन सा एंकर वर्ड और कितने एंकर वर्ड है वो देखेंगे। क्या यहाँ पर पावर वर्ड 1 है? हाँ है। आर। क्या यहाँ पावर वर्ड 2 है? कोई एक्शन वर्ड है क्या? हाँ है ना, कॉस्ट्स। इस वाक्य में दो एंकर वर्ड आए हैं, पहला एंकर वर्ड कॉस्ट्स और दूसरा एंकर वर्ड आर। मतलब यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो वाक्य है जिनको जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन, मतलब कि वो है बिकॉज। पहला वाक्य दिस कैमरा सेट कॉस्ट मोर देन 6 लाख रुपीज और दूसरा वाक्य ऑल दी लेंसेज आर इन इट फ्रॉम जर्मनी। इसे हमने जोड़ दिया और उसे जोड़ने वाला शब्द कंजक्शन जो कि है बिकॉज। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। By 4 p.m. tomorrow, we will have sent all these boxes by courier to our different customers। क्या आपको पावर वर्ड 1 दिख रहा है? नहीं। क्या आपको पावर वर्ड 2 दिख रहा है? हाँ, have। अब चेक करो कि इस पावर वर्ड 2 को लगकर कोई एक्शन वर्ड या एक्शन वर्ड का रूप दिया है क्या? दिया है ना, सेंड। सेंड का अर्थ है भेजना और सेंट पास्ट फॉर्म। यहाँ पर पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड का कॉम्बिनेशन है। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। The prices of more than 80% of our products have increased in the last 3 months। पावर वर्ड 1 नहीं है और पावर वर्ड 2 है have और उसके साथ लगकर आया है एक्शन वर्ड increased। इसीलिए इस वाक्य का कॉम्बिनेशन है पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। I want to go to America for further studies। यहाँ पर पावर वर्ड 1 नहीं है, पावर वर्ड 2 भी नहीं है, यहाँ होना चाहिए एक्शन वर्ड। यहाँ एक्शन वर्ड है want। क्या क्या गो भी एक एक्शन वर्ड है? अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, क्योंकि जवाब देने के माध्यम से एक नया कॉन्सेप्ट सिखाने का मुझे मौका मिला है। There is a concept in English called infinitive। जब किसी एक्शन वर्ड के पहले टू शब्द आता है तब वो एक्शन वर्ड नहीं रह जाता। लीप फॉर वर्ड की भाषा में हम उसे कहते हैं हवा गया हुआ एक्शन वर्ड। ऐसा एक्शन वर्ड जो टू को लगकर आया हो या एक ऐसा एक्शन वर्ड जिसको आईएनजी जोड़ा गया हो पर उसके पहले पावर वर्ड 1 नहीं है। यहाँ पर हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है गो। हम इसे अनदेखा करें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एक्शन वर्ड बचता है जो कि है want। प्रिय शिक्षकों, हम इस एक्सरसाइज को यही समाप्त कर रहे हैं। इंग्लिश में कुल मिलाकर 12 काल होते हैं, यानी 12 टेंसेस। These tenses are 3 simple tenses, 3 continuous tenses, 3 perfect tenses, 3 perfect continuous tenses। सिंपल टेंस में 3 प्रकार के टेंस आते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। कंटिन्यूअस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस आते हैं।
परफेक्ट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट ये टेंस आते हैं। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस ये टेंसेस आते हैं। कुल 12 काल में से 8 काल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस के 3 काल का बहुत कम उपयोग किया जाता है। हम ये देखने जा रहे हैं कि ये 4 काल कौन से हैं, लेकिन हम उन 8 काल पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे जिनका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यदि आपके वाक्य में केवल पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड आता है, अर्थात यदि तीनों में से केवल एक शब्द आता है, तो उस वाक्य का काल सिंपल टेंस होता है। तो तब उस वाक्य का काल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, ये हम कैसे जानेंगे? तो जो एंकर वर्ड का काल होगा वही उस वाक्य का काल होगा। इसीलिए यदि पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 या एक्शन वर्ड केवल एक शब्द है, तो मैं ये कह सकती हूँ कि वो सिंपल टेंस है और उस एक शब्द का काल जो होगा वही मेरे वाक्य का काल बनेगा। यदि वाक्य में पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड रहता है, तो ध्यान में रखें कि एक्शन वर्ड का अंत 3 अक्षर ing से होना चाहिए। पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स ing फॉर्म इज इक्वल टू कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर होगा? पावर वर्ड 1 का काल देखेंगे। जो पावर वर्ड 1 का काल होगा वही वाक्य का काल है। ing ये निर्धारित करता है कि वाक्य कंटिन्यूअस रहेगा या नहीं, और पावर वर्ड 1 का काल ये निर्धारित करता है क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर कंटिन्यूअस रहेगा। यदि आपके वाक्य में पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड का कॉम्बिनेशन है, तो याद रखें कि वो एक्शन वर्ड हमेशा पार्टिसिपल के रूप में होना चाहिए। पार्टिसिपल रूप मतलब क्या? I come, I came, I have come। अभी यहाँ पर हम I have came नहीं बोलते हैं। I bring, I brought, I have brought। I run, I ran, I have run। अब हम आपको पार्टिसिपल फॉर्म एक्शन वर्ड क्या है इसकी पूरी सूची देंगे, परंतु यदि आप इस पावर वर्ड 2 के साथ एक्शन वर्ड का प्रयोग करने का इरादा रखते हैं, तो वो एक्शन वर्ड केवल और केवल पार्टिसिपल फॉर्म में ही हो सकता है। यदि ये कॉम्बिनेशन पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में है, तो आपके वाक्य का काल परफेक्ट टेंस होगा। तो ये कौन तय करेगा कि ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर हो सकता है? पावर वर्ड 2 का काल। पावर वर्ड 2 ये तय करेगा कि ये वर्तमान है, भूतकाल है या भविष्य है। पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में इसका कॉम्बिनेशन ये निर्धारित करता है कि ये वाक्य परफेक्ट टेंस में है। परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात नाम में ही परफेक्ट है और कंटिन्यूअस भी आ गया है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर जो वाक्य आता है उसमें एंकर वर्ड का फॉर्मेट होता है पावर वर्ड 2 प्लस बिन प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स ing फॉर्म। अब ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, ये कौन तय करेगा? पावर वर्ड 2 का काल ही ये तय करेगा कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है या फ्यूचर है। सो लेट्स गो बैक टू आवर 15 सेंटेंसेस और इन नियमों के अनुसार आपको ये बताना है कि इन वाक्यों का काल कौन सा है। पहला वाक्य, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इज इन टोक्यो। हमने पहले देखा था कि यहाँ पर सिर्फ पावर वर्ड 1 है। सिर्फ पावर वर्ड 1 मतलब वो हुआ सिंपल टेंस। पावर वर्ड 1 इज ये प्रेजेंट टेंस में होने के कारण द टेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। आपको इस वाक्य का काल बदलना है क्या? समझो हमें ये सिंपल पास्ट करना है। क्या हम कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। इज का पास्ट है वॉज। अगर आपने यहाँ वॉज डाल दिया तो ये वाक्य सिंपल
पास्ट टेंस हो जाएगा। द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान वॉज इन टोक्यो। तो देखा ना, एंकर वर्ड का काल ये वाक्य का काल तय करता है। अभी हम जाएंगे हमारे दूसरे वाक्य की तरफ। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज गॉन टू द यूएस फॉर 7 days to discuss business with their top leaders। इस वाक्य में पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड है। गो, वेंट, गॉन। गॉन ये गो के एक्शन वर्ड का पार्टिसिपल फॉर्म है। यहाँ पर हमने डिस्कस इस शब्द को एक्शन वर्ड क्यों नहीं समझा, क्योंकि ये एक हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। तो अब ये हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है ना, देखो इसके आगे कौन सा शब्द आया है, द वर्ड टू। जब शब्द में टू आता है एक्शन वर्ड के पहले तो हम उसे इन्फिनिटिव कहते हैं, या फिर हमारी भाषा में हवा गया हुआ एक्शन वर्ड। इस वाक्य में कॉम्बिनेशन है पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड। पावर वर्ड टू प्लस एक्शन वर्ड मतलब परफेक्ट टेंस। अब ये प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है, ये कौन तय करेगा? पावर वर्ड टू का काल तय करेगा। यहाँ हैज है। हैज और हैव ये प्रेजेंट टेंस के पावर वर्ड्स है। इस वाक्य का काल हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आपको पास्ट परफेक्ट इसे करना है, तो फिर हैज के पास्ट टेंस का रूप होगा हैड। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी had gone to the US for 7 days to discuss business with their top leaders। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। चेन्नई सुपर किंग्स under the leadership of महेंद्र सिंह धोनी won this year's IPL। इस वाक्य में पावर वर्ड वन नहीं है, पावर वर्ड टू भी नहीं है, सिर्फ एक्शन वर्ड है। सिर्फ एक्शन वर्ड मतलब वाक्य का काल होगा सिंपल टेंस। एक्शन वर्ड का काल तय करेगा कि ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। won is the past tense of the word win, so the tense of this sentence is simple past tense। बढ़ते हैं हमारे चौथे वाक्य की तरफ। The movie Pathan did a business of more than 100 crores only in India। पावर वर्ड वन यहाँ पर नहीं है, पावर वर्ड टू भी नहीं है, सिर्फ एक्शन वर्ड है। वो वर्ड कौन सा है? द वर्ड डिड। सो दिस इज अ सिंपल टेंस, लेकिन सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि डिड ये डू के एक्शन वर्ड का पास्ट टेंस है। अभी हम बढ़ेंगे हमारे पांचवें वाक्य की तरफ। वीरेंद्र सहवाग कंप्लीटेड हिज सेंचुरी बाय हिटिंग A6। इस वाक्य में एंकर वर्ड कौन सा है? कंप्लीटेड। हिट मतलब मारना, जो आपने ध्यान नहीं दिया। पहले बताया था ना कि एक्शन वर्ड की हवा दो रूप की वजह से जाती है। पहली, उसके आगे टू लगाना, और दूसरा उसको आईएनजी जोड़ना, और उसके आगे पावर वर्ड वन न जोड़ना। यहाँ देखो, हमने आईएनजी जोड़ा, पर आईएनजी जोड़ने पर भी एक्शन वर्ड के आगे पावर वर्ड वन नहीं रखा, प्रीपोजिशन रखा है बाय। आईएनजी वाले एक्शन वर्ड की हवा चली जाती है अगर उसके आगे पावर वर्ड वन नहीं हो तो। दैट्स व्हाई इन दिस सेंटेंस देयर इज ओनली वन एंकर वर्ड, और एंकर वर्ड एक्शन वर्ड है। कंप्लीटेड ये सिंपल टेंस है। कंप्लीटेड ये कंप्लीट का पास्ट टेंस होने के कारण द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज सिंपल पास्ट टेंस। अगर आपको इसका प्रेजेंट करना हो तो कंप्लीटेड का कंप्लीट्स करो। कई बार मन में संदेह आता है कि कंप्लीट्स बोलना है कि कंप्लीट। वीरेंद्र सहवाग मतलब पुरुष, पुरुष मतलब ही। अभी आपने पिछले टेबल में देखा है, ही, शी, इट के साथ प्रेजेंट टेंस में जो कोई शब्द आता है वो एस से एंड होता है। ही, शी, इट, इज, ही, शी, इट, हैज। इसीलिए
अगर आपको प्रेजेंट टेंस में ये वाक्य बनाना है तो कंप्लीटेड की जगह कंप्लीट्स लिखना होगा। कंप्लीट लिखा तो वो गलत हो जाएगा। अभी हम जाएंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। The entire team had come to the office on Sunday to complete the important project. हमारा एंकर वर्ड है had come. To complete ये एक हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। had come मतलब परफेक्ट टेंस, had मतलब पास्ट टेंस में होने के कारण the tense of this sentence is past perfect tense। अब हमें इसे प्रेजेंट परफेक्ट करना है क्या? तो फिर आप had की जगह क्या लिखेंगे? has come, has come या have come। पूरी टीम, तो यहाँ कुल कितनी टीम के बारे में बात हो रही है? एक ही टीम के बारे में बात हो रही है। एक टीम होने के कारण इट यूज करना है। इट के साथ आने वाला एक्शन वर्ड या फिर पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2 प्रेजेंट टेंस में हमेशा एस से खत्म होना चाहिए। सो द सेंटेंस इन द प्रेजेंट टेंस फॉर्म बिकम्स द एंटायर टीम कम्स टू द ऑफिस ऑन संडे टू कंप्लीट द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट। अब आपको इसका कंटिन्यूअस टेंस करना है क्या? तो हमें क्या करना होगा? कंटिन्यूअस टेंस के लिए एक्शन वर्ड को आईएनजी जोड़ना और उसके आगे लगकर पावर वर्ड 1 रखना। अगर मैं यहाँ लिखूं the entire team is coming to the office on Sunday to complete the important project, so this becomes a continuous tense sentence। और अगर मैं ऐसा लिखूं कि the entire team will be coming to the office on Sunday to complete the important project, then this becomes a future continuous tense sentence। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। We have a sales target of 500 crores in this financial year। वाक्य में सिर्फ पावर वर्ड 2 है। The word is have। The tense of this sentence becomes simple tense। have ये प्रेजेंट होने के कारण वाक्य का काल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट करना हुआ तो इसको क्या करेंगे? have को had करेंगे। We had a sales target of 500 crores in this financial year आएगा नहीं, फिर आएगा in the last financial year। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। After losing her job in COVID, my mother started a business of selling home cooked food। इस वाक्य में एंकर वर्ड कौन सा है? Started। Losing हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है क्योंकि उसके आगे पावर वर्ड 1 नहीं है। सेलिंग आईएनजी से एंड होने वाला एक्शन वर्ड, पर वो भी एक हवा गया हुआ वर्ड है क्योंकि उसके आगे पावर वर्ड 1 नहीं आता है। इस वाक्य में जो एंकर वर्ड है वो है एक्शन वर्ड। दिस इज ए सिंपल टेंस सेंटेंस। स्टार्टेड ये पास्ट टेंस होने के कारण इस वाक्य का काल होगा सिंपल पास्ट टेंस। इस सिंपल पास्ट के वाक्य को अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट में रूपांतरित करना हो तो आप क्या लिखोगे? आफ्टर लूजिंग हर जॉब इन कोविड, माई मदर हैड स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड। अभी हम यहाँ पर हैव स्टार्टेड क्यों नहीं बोलेंगे? माई मदर मेरी माँ, अकेली स्त्री यानी ही शी इट में शी के साथ जो पावर वर्ड 2 आता है वो कौन सा है? हैज। इसीलिए यहाँ पर हम हैज स्टार्टेड का उपयोग करेंगे। अभी बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। माई नेबर्स सन इज इन 10th स्टैंडर्ड दिस ईयर। पावर वर्ड 1 ये प्रेजेंट टेंस में होने के कारण पूरे सेंटेंस का काल होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। He is very intelligent and everyone in our society thinks that he will come first in the merit list। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस वाक्य में एक नहीं बल्कि 3 भाग है। इस वाक्य पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हम यहाँ एक ऐसे लड़के की बात कर रहे हैं जो बहुत बुद्धिमान है,
हमारे समाज के सभी लोग ये सोचते हैं कि वो मेरिट लिस्ट में प्रथम आएगा, वो लड़का होशियार है, सभी लोग यही सोचते हैं। इसीलिए द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज गोइंग टू बी सिंपल प्रेजेंट टेंस। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। दिस कैमरा सेट costs more than 6 lakh rupees because all the lenses in it are from Germany। यहाँ दो एंकर वर्ड थे, costs जो एक एक्शन वर्ड है और are जो पावर वर्ड 1 है। ये दोनों ही एंकर वर्ड्स प्रेजेंट टेंस में होने के कारण इस वाक्य का काल है सिंपल प्रेजेंट टेंस। बढ़ते हैं अगले वाक्य की तरफ। By 4 p.m. tomorrow, we will have sent all these boxes by courier to our different customers। Power word to will have followed by an action word in its participle form। ये वाक्य हुआ परफेक्ट टेंस। will have होने के कारण इस वाक्य का काल हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर आपको ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना हो तो आप क्या करेंगे? पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर टेंस का पावर वर्ड कौन सा है? विल बी। यहाँ का एक्शन वर्ड कौन सा है? सेंट। इसे आईएनजी जोड़े तो ये क्या हो जाएगा? सेंडिंग। अगर आपको यही वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस के रूप में लिखना हो तो वो बनेगा by 4 p.m. tomorrow we will be sending all these boxes by courier to our different customers। अभी बढ़ते हैं हमारे अगले वाक्य की तरफ। The prices of more than 80% of our products have increased in the last 3 months। इस वाक्य में एंकर वर्ड था पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड। The tense is perfect tense। पावर वर्ड 2 प्रेजेंट होने के कारण द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर मुझे ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस में बदलना हो तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का मतलब क्या? पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स आईएनजी फॉर्म। पावर वर्ड फ्यूचर टेंस में आता है विल बी, तो फिर वाक्य बनेगा द प्राइसेस ऑफ मोर देन 80% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीजिंग in the last 3 months। लेकिन रुको, फ्यूचर मतलब भविष्य, परंतु ये अगर आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में करना हो तो लास्ट 3 मंथ्स का उपयोग आप नहीं कर सकते। इसकी जगह नेक्स्ट 3 मंथ्स ये लगाना होगा। सो द प्राइसेस ऑफ मोर देन 80% ऑफ आवर प्रोडक्ट्स विल बी इंक्रीजिंग इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स। बढ़ेंगे हमारे अगले वाक्य की तरफ। I want to go to America for further studies। एंकर वर्ड want प्रेजेंट होने के कारण वाक्य का काल बन जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस अभ्यास के माध्यम से आप जानेंगे कि किसी वाक्य के काल को तुरंत कैसे पहचाना जाए। सिंपल है, कंटिन्यूअस है या परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इन 15 वाक्यों में आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी उदाहरण दिया नहीं है। इसे देखने के बाद हमें ये पता लगाना जरूरी है कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर ये कौन तय करता है? पावर वर्ड 1 या फिर पावर वर्ड 2। कंटिन्यूअस कौन तय करेगा? आईएनजी से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड। परफेक्ट टेंस कौन तय करेगा? पार्टिसिपल रूप का एक्शन वर्ड। हमने वाक्य का काल भी बदल के देख लिया। पूरे वाक्य का काल बदलने के लिए वाक्य में किसी दूसरे शब्द को हाथ नहीं लगाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एंकर वर्ड को ही लगाना चाहिए। यदि आपने काल को पहचानने में कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लिया है तो आइए इस प्रशिक्षण के अगले चरण की ओर बढ़े। अब तक हमने 2 महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स देखे। पहले हमने देखा वाक्य में एंकर वर्ड कैसे ढूंढना है, फिर हमने देखा कि एंकर वर्ड ये वाक्य का काल कैसे निर्धारित करता है। हमने अब तक अंग्रेजी के सभी 12 टेंसेस देख लिए हैं और उनमें से आमतौर पर उपयोग होने वाले 8 टेंसेस भी हमने देखे। आई थिंक कि अगर आपने इसे ठीक से समझ लिया तो वी कैन ट्राई टू जंप डायरेक्टली इनटू कम्युनिकेशन।
लेकिन उससे पहले मैं कुछ और भी आपसे कहने का प्रयत्न करूंगी। आपके द्वारा किया गया अंग्रेजी का वाक्य दूसरे व्यक्ति के लिए समझने योग्य होना चाहिए, और सच कहे तो कम्युनिकेशन दूसरे व्यक्ति के लिए समझने योग्य होना ही चाहिए। अगर मैं इसे परफेक्ट व्याकरण में बना सकती हूँ तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर मैं इसे नहीं बना सकती किंतु मैं अपनी बातचीत का मुद्दा सामने वाले को समझा सकती हूँ, तो कॉन्वर्सेशन पूरी हो गई। यदि आप अपने इंग्लिश वाक्य को व्याकरणिक रूप से सही बनाना चाहते हैं तो आपको 2 या 3 बातें याद रखनी होगी। सर्वप्रथम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कर्ता और क्रिया की सहमति। इंग्लिश में कर्ता और क्रिया हमेशा जुड़े रहते हैं और आमतौर पर हमेशा वाक्य की शुरुआत में आते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं यहाँ उसे क्रिया भी कहूँ तो भी ये एंकर वर्ड ही होगा। कभी भी सब्जेक्ट प्लस एंकर वर्ड को अलग ना करें। इंग्लिश में इन्हें हमेशा एक साथ रखा जाता है। यदि आप अपने हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट या कर्ता की पहचान कर सकते हैं और आप अपने हिंदी वाक्य में एंकर वर्ड की पहचान भी कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको उन्हें जोड़ना होगा। सिर्फ जोड़ना नहीं, राइट टेंस में जोड़ना होगा। The right tense form, if you can make your subject agree with the anchor word in the right tense form, your sentence will always be comprehensible. अर्थात यदि आप कर्ता को एक्यूरेट टेंस के रूप में एंकर वर्ड के साथ जोड़ते हैं तो आपकी इंग्लिश हमेशा दूसरों के समझने योग्य होगी। हमने ये तो देखा कि अंग्रेजी में काल को कैसे पहचाने। अब मैं अपने मन के हिंदी वाक्य के काल को कैसे पहचाने ये बताने की कोशिश करूंगी। ध्यान में रखिए कि अगर हिंदी वाक्य के अंत में अगर है, था या होगा ये शब्द आए तो इसका अर्थ हुआ कि इन वाक्यों में पावर वर्ड की उपस्थिति है। हिंदी वाक्य में केवल 3 ही पावर वर्ड है। हम जानते ही हैं कि क्रिया दर्शाने वाले शब्द अनेक है। खाना, पीना, बैठना, ये सभी क्रिया दर्शाने वाले शब्द है। यदि आपकी हिंदी वाक्य में सिर्फ है, था या फिर होगा, इन तीनों में से कोई एक ही शब्द होगा तो इसका अर्थ क्या है? या तो अंग्रेजी में आप पावर वर्ड 1 का प्रयोग करेंगे अथवा पावर वर्ड 2 का प्रयोग करेंगे। यदि आप हिंदी में कर्ता का वर्णन कर रहे हैं तो पावर वर्ड 1 का उपयोग कब करेंगे? जब आप कौन है, कहाँ है, कैसा है इसका वर्णन करना चाहते हो तब आप पावर वर्ड 1 का प्रयोग करेंगे। हम पावर वर्ड 2 का उपयोग कब करेंगे? जब मैं ये दर्शाना चाहती हूँ कि मैं जिस बारे में बात कर रही हूँ उसके पास या उसका क्या है, या अपना मालकी हक दर्शाना चाहती हूँ। यदि केवल एक्शन वर्ड है, केवल एक क्रिया है, तो हम अपने वाक्य में क्या बता रहे हैं? जिस व्यक्ति के बारे में मैं बात कर रही हूं वो क्या कर रहा है? सिंपल टेंस तो आसान है। यदि यही कंटिन्यूअस टेंस होगा तो कंटिन्यूअस टेंस है तो वो है, था या होगा में से कोई एक होगा और उसके साथ जुड़ा हुआ ये एक्शन वर्ड होगा जिसका अंत रहा से होगा। कर रहा है कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर है होने के कारण ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है। खा रहा था से समाप्त होने वाले वाक्य एक्शन वर्ड उससे लगकर आया है और उसके पीछे कौन सा पावर वर्ड है? था पास्ट में होने के कारण दिस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। खेल रहा होगा से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड फॉलोड बाय द पावर वर्ड होगा, इसीलिए ये वाक्य बन जाता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेट्स लुक एट द परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भी सेम, वाक्य के आखिर में है, था या होगा इनमें से किसी एक की उपस्थिति और उसको पहले लगकर आया हुआ जो एक्शन वर्ड आएगा वो भूतकाल का होगा। किया है ये एक एक्शन वर्ड फॉलोड बाय है, सो दिस बिकम्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खाया था से समाप्त होने के कारण एक्शन वर्ड फॉलोड बाय द पावर वर्ड था
था ये पास्ट में होने के कारण दिस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। पिया होगा, यह से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड फॉलोड बाय द पावर वर्ड होगा जो फ्यूचर में है, सो दिस बिकम्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं आप सभी को परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में भी बता सकती हूँ, पर इस वक्त मैं आप सभी के साथ 8 कॉमनली यूज्ड टेंस के बारे में ही बात करना चाहूंगी। अभी मैं क्या करने वाली हूँ, इससे पहले मैंने जो 5 से 6 वाक्य लिए थे उनमें से कुछ वाक्यों के काल बदलकर उन्हें हिंदी में आपके सामने रखूंगी। आपको उस हिंदी वाक्यों को देखकर उसका काल निर्धारित करना होगा। ध्यान दें, अंग्रेजी वाक्य को देखकर उसका काल क्या होगा ये पहचानने की क्रिया आप लोगों ने की है। अब हम हिंदी वाक्यों के आधार पर भी वाक्य का काल निर्धारित कर सकेंगे। हमारा पहला वाक्य है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले महीने 7 दिनों के लिए अमेरिका गए थे। ध्यान दें, जिस प्रकार से इंग्लिश वाक्य के काल को पहचानने के लिए एंकर वर्ड की जरूरत थी, उसी प्रकार से हिंदी वाक्य के काल को भी पहचानने के लिए सेम रूल। हिंदी वाक्य का काल पहचानना तो और भी आसान है। वाक्य के अंतिम शब्द पर ध्यान दें। वाक्य के अंत में क्या है? थे। थे को लगकर उसके पहले एक्शन वर्ड है क्या? है ना, गए थे। मतलब ये वाक्य बना परफेक्ट टेंस का। कौन से परफेक्ट टेंस का? पास्ट परफेक्ट टेंस। ऐसा क्यों? थे, ये पास्ट टेंस में होने के कारण द टेंस बिकम्स पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, मन के हिंदी वाक्य का सही काल पहचान कर उसका अंग्रेजी वाक्य बनाना कितना आसान है। इस वाक्य के अंत के साथ आइए हम अपने अगले वाक्य की ओर बढ़े। वीरेंद्र सहवाग ने अपना शतक पूरा किया। इस वाक्य को ध्यान पूर्वक देखिए। इस वाक्य के अंत में था, है या होगा कुछ भी नहीं आया है। इसका मतलब इस वाक्य में पावर वर्ड नहीं आया है। इस वाक्य में सिर्फ एक्शन वर्ड है, और यदि वाक्य में सिर्फ और सिर्फ एक्शन वर्ड आता है तो वो वाक्य सिंपल टेंस का होगा। हिंदी वाक्य में यदि था, है या होगा कुछ भी नहीं आया, इसका मतलब क्या? वाक्य में केवल एक्शन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? That sentence is in simple tense. अब सिंपल प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर क्या, यहां पर कौन सा शब्द है? पूरा किया। पूरा किया ये पास्ट टेंस में होने के कारण इस वाक्य का काल होगा सिंपल पास्ट टेंस। संपूर्ण टीम जरूरी काम पूर्ण करने के लिए ऑफिस आई थी। हमें शुरुआत इस वाक्य के काल ढूंढने से करनी है। वाक्य का काल ढूंढना क्यों आवश्यक है? ताकि हम जान सके कि अंग्रेजी में किस एंकर वर्ड का उपयोग करना है। काल की पहचान करने के लिए हिंदी में संपूर्ण वाक्य की जरूरत नहीं होती है, बल्कि आखिर के 2 शब्दों की ही जरूरत होती है। आखिर के शब्द क्या है? और क्या इसके साथ थी से पहले कोई एक्शन वर्ड जुड़ा है? अगर है तो वो किससे समाप्त हो रहा है? चूंकि यहां ई से समाप्त होने वाला एक्शन वर्ड है, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स परफेक्ट टेंस। थी अतीत में होने के कारण द टेंस इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसीलिए जब मैं अपना अंग्रेजी वाक्य बनाऊंगी तो मैं एंकर वर्ड हैड कम का उपयोग करूंगी। मेरे पड़ोसी का बेटा इस वर्ष 10वीं कक्षा में है। आप देखिए, पावर वर्ड इस वाक्य के अंत में है और उसके पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं है, अर्थात ये वाक्य सिंपल टेंस फॉर्म में है। तो ये सिंपल प्रेजेंट है या पास्ट है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होने के कारण इस पूरे वाक्य का काल सिंपल प्रेजेंट टेंस बन गया है। इस वाक्य में हम वर्णन कर रहे हैं, लेकिन किसका? अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चे का। वर्णन मतलब पावर वर्ड 1। हिंदी का है ये इंग्लिश में इज और आर भी हो सकता है, और हैज और हैव भी हो सकता है।
तो हिंदी में दिए गए इस वाक्य में आपका उद्देश्य क्या था? किसी का वर्णन करना या ये बताना कि उस व्यक्ति के पास क्या है। इसी तरह आप तय करेंगे कि अंग्रेजी के पावर वर्ड 1 का या पावर वर्ड 2 का उपयोग करना है। महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स इस साल आईपीएल जरूर जीतेगी। वाक्य के अंत में है, था या होगा नहीं है, इसीलिए इस वाक्य में एक्शन वर्ड जरूर होना चाहिए। वाक्य का अंतिम शब्द है जीतेगी, सो दिस बिकम्स सिंपल टेंस। क्योंकि जीतेगी या जीतेंगे ये फ्यूचर होने के कारण संपूर्ण वाक्य का काल भी सिंपल फ्यूचर टेंस बन जाता है। जापान की सबसे ऊंची इमारत टोक्यो शहर में स्थित है। वाक्य का अंतिम शब्द है क्योंकि इसके पहले कोई एक्शन वर्ड नहीं है, इसीलिए इस वाक्य में सिर्फ और सिर्फ पावर वर्ड है, पावर वर्ड 1 या पावर वर्ड 2। यहाँ हम अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जापान की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है। यहाँ हम वर्णन कर रहे हैं, सो यू विल यूज पावर वर्ड 1। सो द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। जब हम किसी वाक्य को इंग्लिश में बनाते हैं तब हम पावर वर्ड 1 का उपयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ हम ये नहीं बता रहे हैं कि जापान के पास क्या है या जापान में विश्व की 5 सबसे ऊंची इमारतें हैं, ये भी हम नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं कि जापान में सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, टोक्यो में। क्योंकि यहाँ हम वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए हमने पावर वर्ड 1 का उपयोग किया। चलिए एक आखिरी उदाहरण लेते हैं। कोविड के कारण अपनी नौकरी खोने के बाद मेरी माँ ने घर का बना खाना बेचने का व्यवसाय शुरू किया। भले ही ये वाक्य लंबा है, लेकिन आपको इसे देखते ही समझ में आना चाहिए कि वाक्य के अंत में है, था या होगा ये हिंदी के पावर वर्ड्स नहीं है। कोई एक्शन वर्ड है क्या? शुरू किया, शुरू मतलब स्टार्ट, शुरू किया था मतलब स्टार्टेड। इंग्लिश में जब हम वाक्य बनाएंगे तब उस वाक्य में स्टार्टेड ये एक्शन वर्ड होगा। मुझे लगता है कि हिंदी के इतने उदाहरण सफिशिएंट होने चाहिए। सभी टेंस फॉर्म को हमने कवर तो नहीं किया है, लेकिन एक क्विक समरी। हिंदी में किसी वाक्य का काल तुरंत जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब आप एक इंग्लिश वाक्य बनाते हैं तब आपके कर्ता और आपकी क्रिया की सहमति राइट टेंस में होना जरूरी है। अपने हिंदी वाक्य के अंतिम या अंतिम के 2 से 3 शब्द को देखें। यदि अंतिम के शब्द है, था या होगा में से एक है तो उन पर ध्यान दें और देखें कि क्या उससे पहले कोई एक्शन वर्ड है। यदि है तो ये देखना चाहिए कि क्रिया शब्द का अंत रहा से होता है या य से। यदि ये रहा से समाप्त होता है तो ये कंटिन्यूअस है, और यदि ये य से समाप्त होता है तो ये परफेक्ट है। यदि इसके पहले एक्शन वर्ड ना हो तो ये सिंपल टेंस है, और यदि वाक्य के अंत में है, था या होगा में से कोई शब्द नहीं है तो चलिए हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाना शुरू करते हैं। मेरा पहला वाक्य उदाहरण के लिए है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिनों के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। वाक्य के अंत में है शब्द है, विच इज अ पावर वर्ड, और इसके साथ जुड़ा हुआ एक्शन वर्ड जाने वाले है, जो कि फ्यूचर टेंस में है। जाने वाले है, विल बी गोइंग। कौन जा रहा है? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब आप अंग्रेजी में कोई वाक्य बनाते हैं तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपके वाक्य की शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं से शुरू होना चाहिए। अगर सिर्फ जाएंगे होता तो आप क्या लिखते? विल गो।
आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग। अब क्या बचा है? 7 दिन के लिए अमेरिका फॉर 7 days। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग टू अमेरिका फॉर 7 days। आप में से कोई ऐसे लिखेगा, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग फॉर 7 days टू अमेरिका, तो भी काम चलेगा। लेकिन याद रखें, कर्ता क्रिया की सहमति बनने के बाद आपके जो बचे हुए शब्द है या बचे हुए शब्दों का भाग है, उसमें जो अंतिम भाग है वो पहले आना चाहिए, और इसीलिए टू अमेरिका इसे पहले लाएंगे और फॉर 7 days बाद मिलेंगे। यदि इस वाक्य का काल बदल गया तो चलिए इस छोटे से वाक्य को और भी बड़ा बनाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के बड़े नेताओं से बिजनेस पर चर्चा करने के लिए 7 दिनों के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से देखेंगे तो आपको वाक्य के अंत में जाने वाले हैं ये दिखेगा, मतलब विल बी गोइंग। अगर सिर्फ जाएंगे लिखा होता तो विल गो। अब हिंदी में आपको यहाँ चर्चा के लिए एक एक्शन वर्ड दिख रहा है। ध्यान दें, चर्चा का मतलब डिस्कस करना है। चर्चा की इसका अर्थ है डिस्कस्ड, और चर्चा करेंगे मतलब विल डिस्कस। इन 3 रूपों के अलावा कोई भी अन्य रूप आया, चर्चा करना, चर्चा की, चर्चा करने के बाद, तो इसका मतलब इंग्लिश में ये हवा गया हुआ एक्शन वर्ड होगा। आपको क्या याद रखना है? आपको ये याद रखना है कि आपके अंग्रेजी वाक्यों में आपका कर्ता और आपकी क्रिया हमेशा राइट टेंस फॉर्म में सहमत होनी चाहिए। जा रहे हैं, विल बी गोइंग। कौन जा रहा है? आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब ठीक से करो, आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग। आगे आपको बस एक ही बात याद रखनी है, यहाँ एक हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। बस आइए शेष वाक्य को पूरा करने का प्रयास करें। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल बी गोइंग टू द यूएस टू डिस्कस हवा गया हुआ एक्शन वर्ड बिजनेस मैटर्स विद देयर टॉप लीडर्स। मेरा अगला वाक्य है, मेरी माँ ने घर का बना खाना बेचने का एक व्यवसाय शुरू किया। इस वाक्य को जब हम इंग्लिश में बनाएंगे तो हमें इस वाक्य में कर्ता और क्रिया पर ध्यान देना होगा। मेरी माँ ने घर का बना खाना बेचने का एक व्यवसाय शुरू किया। हिंदी में एक्शन वर्ड हमेशा वाक्य के अंत में आता है। शुरू किया, किसने शुरू किया? माय मदर। तो मेरी माँ ने शुरू किया ये शब्द एक साथ लेना है। जब आप कोई इंग्लिश वाक्य बनाते हैं तो आपके इंग्लिश वाक्य की शुरुआत माय मदर स्टार्टेड से होनी चाहिए। अब आइए वाक्य के दूसरे शब्दों पर नजर डालें। घर का बना खाना बेचने वाला व्यवसाय, जिसका अर्थ है ए बिजनेस या वन बिजनेस, इसे अलग करें। घर का बना खाना बेचना, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, बेचना मतलब सेल। इसका लेजिटिमेट रूप क्या है? बेचा था, बेचता है या बेचेगा। इसके अलावा बेच के, बेचने के लिए या बेचने से, वो इंग्लिश का हवा गया हुआ एक्शन वर्ड बन जाता है। घर का बना खाना बेचने वाला व्यवसाय, बेचने यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है, तो वो तो हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। इसलिए जब हम इसे अंग्रेजी में बनाते हैं तो वाक्य का स्ट्रक्चर होगा, मेरी माँ ने घर का बना खाना बेचने का एक व्यवसाय शुरू किया। अंग्रेजी वाक्य होगा, माई मदर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड। ऑफ सेलिंग ऐसा बोला है। देखो, अगर यहाँ बेचने के लिए होता तो मैं कहती टू सेल। बेचना है इसीलिए ऑफ सेलिंग। अगर बेचने से होता तो मैं कहती बाय सेलिंग। ध्यान में रखें कि जब आप टू के बाद एक्शन वर्ड लगाते हैं तब उसे कभी भी आईएनजी नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन
टू के अलावा आपने कोई भी एक्शन वर्ड लगाया जैसे ऑफ, बाय, आफ्टर, बिफोर, इसके बाद जो एक्शन वर्ड आएगा उसको आईएनजी लगना चाहिए. सो द इंग्लिश सेंटेंस बिकम्स माई मदर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड. यदि आपका हिंदी वाक्य मेरी माँ ने घर का बना खाना बेचने का एक व्यवसाय शुरू किया था ऐसा हो तो क्या होगा? वाक्य में क्या परिवर्तन हुआ है? हिंदी वाक्य में केवल हिंदी वाक्य का काल बदल जाता है. वाक्य के अंत में देखें, यहाँ था शब्द है. ये आपका पावर वर्ड है. क्या एक्शन वर्ड जो इसके ठीक पहले आता है या के साथ समाप्त होता है? हम ये देखेंगे. यहाँ या से समाप्त हो रहा है शुरू किया था. शुरू किया था का इंग्लिश में वाक्य होता है had started. My mother had started a business of selling home cooked food. अगर शुरू किया है ऐसा होता तो हिंदी में क्या वाक्य बनता? मेरी माँ ने घर का बना खाना बेचने का एक व्यवसाय शुरू किया है. My mother has started a business of selling home cooked food. My mother have started नहीं होगा. My mother has started होगा. My mother मेरी माँ मतलब एक स्त्री और एक वचन होने के कारण प्रोनाउंस के टेबल पर होगा he, she, it के साथ लगकर आने वाला शब्द हमेशा s से समाप्त होने वाला होगा. He, she, it, is, was, has, does और s से समाप्त होने वाले शब्द एक्शन वर्ड्स होते हैं. यदि ये उदाहरण आपके लिए उपयोगी था तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और उदाहरण लेते हैं. मेरा अगला वाक्य है कल शाम 4 बजे तक हम ये सभी बक्से अपने अलग अलग खरीदारों को कुरियर से भेज देंगे. यदि आप किसी हिंदी वाक्य को ठीक से देखते हैं तो आपको हमेशा वाक्य के अंतिम शब्द को देखना चाहिए. यदि वाक्य का अंतिम शब्द है, था, होगा, होंगे, होने वाला इनमें से कोई भी होगा तो तुरंत देखें कि क्या इसके पहले आने वाला शब्द एक्शन वर्ड है ना? भेज देंगे. कल शाम 4 बजे तक का अर्थ है कि ये भविष्य काल में है. तो यदि आप इसका काल जानना चाहते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया. हम कल शाम 4 बजे तक भेज देंगे. ये परफेक्ट है क्योंकि हिंदी वाक्य में आपका अंतिम पावर वर्ड है, उसके पहले आने वाला एक्शन वर्ड है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस बन जाता है. किसने भेजा होगा? हमने भेजा होगा. चाहे आप इंग्लिश वाक्य कैसे भी बनाएं, आपका कर्ता और आपका क्रिया आपके अंग्रेजी वाक्य में एक साथ आना ही चाहिए. हमने जो भेजा है उसका इंग्लिश में क्या होगा? We will have sent. यदि आप ये ठीक से करते हैं तो आपके द्वारा बनाया गया इंग्लिश वाक्य हमेशा दूसरों को समझ में आएगा. आइए अब बाकी हिंदी वाक्य के शब्दों को देखें. ये सभी बक्से कुरियर द्वारा हमारे अलग अलग ग्राहकों को. सभी बक्से यानी all these boxes, कुरियर द्वारा यानी by courier, हमारे अलग अलग ग्राहकों to our different customers. तो मेरा इंग्लिश वाक्य बन जाता है We will have sent all these boxes by courier to our different customers. लेकिन थोड़ा सा बाकी है. कल शाम 4 बजे तक ये हिंदी में आपके वाक्य की शुरुआत में है, लेकिन इंग्लिश में भी हमें इसे शुरुआत में रखना है. By 4 PM tomorrow. लेकिन मैंने ऐसा क्यों किया? ध्यान दें कि जो भी शब्द आपके हिंदी वाक्य में कर्ता से पहले आता है उन्हें वैसे के वैसे ही अपने इंग्लिश वाक्य में कर्ता से पहले रखें. आपका कर्ता भी है. इंग्लिश में भी से पहले आने वाले शब्दों को हिंदी में भी से पहले लाना चाहिए. कल शाम 4 बजे तक हम ये सभी बक्से
अपने विभिन्न खरीदारों को कुरियर द्वारा भेज देंगे। आइए उदाहरण के तौर पर एक और वाक्य लेते हैं। हिंदी में मेरा वाक्य है, 80% से अधिक वस्तुओं की कीमतें पिछले 3 महीनों में बढ़ गई है। जब भी आप अपने दिमाग में किसी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाना चाहते हैं, तो आपको वाक्य के अंत में जाना होगा और अंत का शब्द देखना होगा। आपको क्या देखना है? देखिए कि क्या आपके पास वाक्य के अंत में कोई पावर वर्ड है। यदि हाँ, तो तत्काल हमारा दूसरा स्टेप क्या है? क्या इस शब्द के ठीक पहले वाला शब्द एक्शन वर्ड है? यदि हाँ, तो तीसरा स्टेप क्या है? आपका एक्शन वर्ड किससे समाप्त होता है? आपको इसे देखना होगा। यहाँ अंतिम शब्द क्या है? बढ़ गई, मतलब दिस बिकम्स द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बढ़ गया है? सिर्फ कीमतें? नहीं। यदि मैं 80% से अधिक वस्तुओं की कीमतें लिखूं, तो मैं कहूंगी प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड या प्राइस हैज इंक्रीज्ड। आपके पास 2 विकल्प है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्राइसेस एस से समाप्त होने वाला अनेक वचन है, इसलिए इसके ठीक बाद वाले शब्द में एस नहीं होगा, इसलिए प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड। जब आप प्राइस शब्द का प्रयोग करते हैं, प्राइस एक वचन निर्जीव इट के साथ आने वाला शब्द हमेशा एस से समाप्त होता है, इसलिए प्राइस हैज इंक्रीज्ड। प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड और प्राइस हैज इंक्रीज्ड। तो यहाँ हमने कहा बढ़ गया है। जब 80% से ऊपर माल की कीमत की बात आती है, तो फिर एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं की कीमतें यानी ऑफ, कीमत मतलब प्राइसेस। Prices of more than 80% of products have increased. अगर मैंने कहा होता कि प्राइस ऑफ मोर देन 80% प्रोडक्ट्स, तो मैं कहूंगा has increased. I am going to use the word prices. So prices of more than 80% products have increased. अब बाकी देखिए, पिछले 3 महीने, महीने दर महीने, वही इंग्लिश में होगा in the past 3 months या in the last 3 months. Your हिंदी सेंटेंस was 80% से अधिक वस्तुओं की कीमतें पिछले 3 महीनों में बढ़ गई है। अब इंग्लिश में होगा prices of more than 80% of products have increased in the past 3 months. आइए एक उदाहरण देखें। ऐसा ही एक और हिंदी वाक्य जिसे हम इंग्लिश में बनाने की कोशिश करने जा रहे हैं। दोस्तों, इस संपूर्ण ट्रेनिंग का उद्देश्य ट्रांसलेशन प्रमोट करना नहीं है। इस संपूर्ण ट्रेनिंग का उद्देश्य यह है कि यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे तुरंत अंग्रेजी वाक्य बनाएं, तो ये बहुत सरल नियम है। क्या नियम बताए हैं? जो हिंदी वाक्य मैंने आपको दिया था, उसे बोर्ड पर लिखो। बच्चों को बताएं कि आगे क्या करना है। आपने सामने रखे हुए वाक्य के अंतिम शब्द को देखें और देखें कि क्या उसमें है, था या होगा, इनमें से कोई शब्द है क्या। अगर उन्होंने कहा है, तो इसका मतलब है कि मेरे वाक्य में पावर वर्ड है। स्टेप 2, क्या कोई एक्शन वर्ड है जो इस शब्द से पहले आता है। अब स्टेप 3, क्या ये एक्शन वर्ड के साथ समाप्त होता है, और इस आधार पर आपको ये तय करना है कि ये वाक्य कौन सा है, कंटिन्यूअस के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या परफेक्ट के प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। एक बार ये निर्धारित हो गया तो आपको एंकर वर्ड से पूछना है, मेरा आशय है कि क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई। आपको जो उत्तर होगा उसमें आपको ये एंकर वर्ड जोड़ना है। फिर आप इंग्लिश में जो बनाना चाहते हैं वो बना ले, लेकिन आपको इस जोड़ी को इसी काल में रखना है। और जब बच्चे इस अभ्यास को दोहराते रहेंगे, तो सब्जेक्ट एंड वर्ब विल बी एग्री विथ ईच अदर इन सेम टेंस फॉर्म। तब उनके द्वारा बनाए गए वाक्य दूसरों को समझ में आएंगे। एक और वाक्य, पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। वाक्य वास्तव में बहुत सरल है। आइए हमारे नियमों पर नजर डालें।
मैं इस वाक्य को अपने बोर्ड पर लिखूंगी। दिए गए हिंदी वाक्य में अंतिम शब्द को हमें देखना है। क्या अंतिम शब्द है? था या होगा, इनमें से कोई है क्या? नहीं, यहाँ ऐसा कोई शब्द नहीं है, तो मतलब इस वाक्य में कोई पावर वर्ड नहीं है। यदि वाक्य में कोई पावर वर्ड है तो कोई एक्शन वर्ड अवश्य होना चाहिए। यदि आपके वाक्य में कोई पावर वर्ड और कोई एक्शन वर्ड नहीं है तो ऐसा वाक्य नहीं बन सकता। मेरे वाक्य में केवल एक्शन वर्ड है। वाक्य में केवल एक्शन वर्ड या केवल पावर वर्ड है, जिसका मतलब है वाक्य सिंपल टेंस है। 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया, सिंपल टेंस। किया, ये करना इस एक्शन वर्ड का पास्ट टेंस है, इसीलिए ये वाक्य मूलतः पास्ट टेंस में है। किसने किया? पठान ने। पठान डिड। पठान डिड। आपको इन दोनों शब्दों को एक साथ रखना है। बिजनेस ऑफ मोर देन 1000 करोड़। मेरा हिंदी वाक्य क्या था? पठान ने 1000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। मेरा इंग्लिश वाक्य होगा पठान डिड ए बिजनेस ऑफ मोर देन 1000 करोड़। मान लीजिए कि मुझे इस वाक्य को सिंपल पास्ट के बजाय पास्ट परफेक्ट में रखना होता, तो हिंदी में क्या होता? किया होता। और इंग्लिश में क्या होता? हैड डन। यदि कोई डन के स्थान पर मेड का उपयोग करता है तो कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखें कि आपके बच्चे अभी अभी ये वाक्य बनाना शुरू कर रहे हैं, इसलिए अगर यहाँ वहाँ थोड़ी सी गलती भी हो तो उसे नज़रअंदाज कर दे। हम यहाँ ध्यान देना चाहते हैं कि यदि वो कोई हिंदी वाक्य व्यक्त करना चाहता है या बोलना चाहता है तो क्या वो उसे पहले हिंदी में लिख सकते हैं। जब बच्चा इसी तरह से अभ्यास करता रहेगा, हमेशा 6 महीने, 8 महीने, 10-15 मिनट तक हर दिन 5-5, 6-6 वाक्य वो उन्हें बिना तोड़े, बिना ब्रेक किए, बिना नियमों का उपयोग किए बहुत आसानी से बना सकेगा। जब वो उस लेवल पर पहुंच जाएगा तो विद्यार्थी बोलने से भी दूर नहीं हटेगा। मेरा अगला वाक्य है, जापान की सबसे ऊंची इमारत टोक्यो में है। आपको इस वाक्य को बोर्ड पर लिखना चाहिए और बच्चों से इसे इंग्लिश में लिखने के लिए कहना चाहिए। अंतिम शब्द देखें, क्या अंतिम शब्द है के पहले किसी प्रकार का एक्शन वर्ड जुड़ा हुआ है? वो कहे कि टीचर है के आगे कोई एक्शन वर्ड नहीं है। इसका क्या मतलब है? इस वाक्य में कोई एक्शन वर्ड नहीं है। इस वाक्य में केवल पावर वर्ड है। कौन सा पावर वर्ड है? प्रेजेंट टेंस का पावर वर्ड है। अब पावर वर्ड 1 भी हो सकता है, पावर वर्ड 2 भी हो सकता है। प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड 1 कौन से है? इज, एम, आर। और प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड 2 कौन से है? हैज और हैव। अब मैं बच्चों को बताना चाहती हूं कि मेरे इंग्लिश वाक्य में पावर वर्ड 1 है या पावर वर्ड 2। इसीलिए याद रखें कि जब भी आप अपने हिंदी वाक्य में कुछ वर्णन कर रहे हो, यदि आप किसी के बारे में कुछ समझा रहे हो तो हमेशा पावर वर्ड 1 का उपयोग करें। लेकिन यदि आप अपने हिंदी वाक्य में स्वामित्व दिखा रहे हैं या ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी के पास क्या है, तो आप पावर वर्ड 2 का उपयोग करेंगे। हम यहाँ किस बारे में वर्णन कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जापान की सबसे ऊंची इमारत की। क्या कह रहे हैं? कि ये बिल्डिंग टोक्यो शहर में है। वर्णन करने का अर्थ ये वर्णन करने से है कि कोई चीज कैसी है और कहाँ है। मैं वर्णन कर रही हूं कि एक ऐसी इमारत टोक्यो में है, इसीलिए मैं प्रेजेंट टेंस में पावर वर्ड 1 का उपयोग करूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे वाक्य के अंत में है ये शब्द आया है, तो इज, एम और आर में से एम नहीं आएगा क्योंकि एम हमेशा प्रोनाउन 1 के साथ आता है। अब बाकी है इज या आर। किस बारे में बात कर रहे हैं? जापान के या जापान की सबसे ऊंची इमारत के बारे में बात कर रहे हैं?
आप कितनी इमारतों के बारे में बात कर रहे हैं? एक, वो एक वचन और निर्जीव है, मतलब इट। इट के साथ आएगा इज, इसलिए मेरे पावर वर्ड वन का उपयोग होने वाला है। इज ये वाक्य को कैसे बनाएगा? द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान। समझो, मैंने ऐसा कहा, जापान की सबसे ऊंची इमारत, तो आप कहेंगे टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान। लेकिन अगर मेरा हिंदी वाक्य होगा जापान में सबसे ऊंची इमारत, तो मैं क्या कहूंगा? टॉलेस्ट बिल्डिंग फ्रॉम जापान। यहां मैं ऐसे लिख रही हूं कि जापान की सबसे ऊंची इमारत, तो द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान। इसके ठीक बाद पावर वर्ड वन आएगा इज। कहाँ है? इन टोक्यो। टोक्यो में है। मेरा हिंदी वाक्य बनेगा जापान की सबसे ऊंची इमारत टोक्यो में है। और मेरा इंग्लिश वाक्य होगा द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इज इन टोक्यो। मैंने द का उपयोग क्यों किया? इंग्लिश में ए, एन और द, इन्हें आर्टिकल्स कहते हैं। द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन को हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। जब आप कभी सबसे अच्छा ऐसा कहना चाहते हैं, तो टॉलेस्ट, बिगेस्ट, रिचेस्ट, पुअरेस्ट ऐसे शब्दों के आगे हमेशा द आएगा। केवल टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान कहने में कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन क्योंकि आप जापान में सबसे ऊंची इमारत के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए आपने द जोड़ दिया और वाक्य बन गया द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान। लेट्स टेक वन मोर सेंटेंस। पिछले वर्ष मेरी बिल्डिंग से 3 बच्चे एसएससी में थे। इस वाक्य को हमें बोर्ड पर लिखना है और लिखने के बाद अंतिम शब्द को देखना है कि इसके पहले जो शब्द आता है वो क्रिया दर्शाने वाला है, नहीं है। मतलब इस वाक्य में केवल पावर वर्ड है। पावर वर्ड कौन सा है? थे, मतलब पास्ट। अब हमें ये निश्चित करना होगा कि यहाँ हम पावर वर्ड वन का उपयोग करें या पावर वर्ड टू का। इस वाक्य में मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? मेरी बिल्डिंग के 3 लड़कों के बारे में। क्या बात हो रही है? क्या मैंने बताया कि उन लड़कों के पास क्या है? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इन बच्चों के पास एसएससी के लिए आवश्यक सभी किताबें हैं या इन बच्चों के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। मैंने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा है कि इन बच्चों के पास क्या है। मैंने उनका वर्णन किया है, बताया है कि ये बच्चे कहाँ है? एसएससी में। वापस देखें, मेरा वाक्य क्या था? पिछले साल मेरी बिल्डिंग में 3 बच्चे एसएससी में थे। यहाँ मैं उन बच्चों का वर्णन कर रही हूँ। वर्णन मतलब पावर वर्ड वन। पास्ट टेंस में पावर वर्ड वन के 2 शब्द हैं, वॉज और वर। क्या हम किसी छात्र के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। कितने बच्चे हैं? 3, मतलब बहुवचन। बहुवचन के साथ हमेशा वर ये शब्द आता है, वी या दे। तो चलिए इस हिंदी वाक्य का एक इंग्लिश वाक्य बनाते हैं। आप मेरी हिंदी वाक्य को बोर्ड पर लिखें और तुरंत नीचे लिख ले। पिछले साल यानी कि लास्ट ईयर, मेरी बिल्डिंग के 3 बच्चे, 3 चिल्ड्रन फ्रॉम माई बिल्डिंग। जब भी हिंदी में कोई प्रिपोजिशन होता है तो वही प्रिपोजिशन इंग्लिश में करने पर आसपास के शब्दों का स्थान बदल जाता है। यहाँ मेरी बिल्डिंग में 3 लड़कों में ये प्रिपोजिशन है, जिसकी वजह से आसपास के शब्दों की जगह बदलती है। 3 चिल्ड्रन फ्रॉम माई बिल्डिंग, या जो हिंदी में बाएं से दाएं जाता है वही इंग्लिश में दाएं से बाएं आता है। 3 चिल्ड्रन फ्रॉम माई बिल्डिंग के तुरंत बाद पावर वर्ड टू, पास्ट टेंस वर, लास्ट ईयर 3 चिल्ड्रन फ्रॉम माई बिल्डिंग वर इन एसएससी।
आई होप कि आपने अनुमान लगा लिया होगा कि जब भी आप किसी अपने मन के हिंदी वाक्य को इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो आप उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे ले जा सकते हैं। याद रखने वाली एकमात्र बात यह है कि वाक्य के कर्ता और क्रिया को वाक्य में सही काल में दर्शाया जाना चाहिए। सो कम्युनिकेशन विच मीन्स हिंदी से इंग्लिश में वाक्य को लेके जाने की क्रिया, जिसका अभ्यास हमने अभी अभी किया है। अब हम कठिन से आसान की ओर बढ़ेंगे। कठिन से आसान से मेरा आशय क्या है? हिंदी टू इंग्लिश। ये हर किसी की मन की इच्छा होती है, लेकिन ये प्रक्रिया कितनी आसान है ये अब हम आगे देखेंगे। आज इस वीडियो को देखने वाले बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश समझते हैं, पर दिक्कत कहाँ आती है? बोलते समय। मैं बोलते समय तो गलती कर नहीं रही हूँ। मैं जो कह रही हूँ उसमें से 100% गलत है, लेकिन मेरे मन में संदेह है कि मैं इसे ठीक नहीं कर सकती। इन शंकाओं का सल्यूशन हमने पिछले वाक्यों में देखा है, जहां हमने हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बनाया। अब इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। आई एम गोइंग टू टेक अ फ्यू इंग्लिश सेंटेंसेस एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश वाक्यों का हिंदी अर्थ समझ सकते हैं। मेरा पहला वाक्य है, My entire team had come to the office on Sunday to complete this important work. अब मैं इस वाक्य को हिंदी में रूपांतरित करना चाहती हूँ। ये तो आप सब जानते ही है। हो सकता है आपके बच्चे भी ये बात जल्दी जान ले। गलती कहाँ हो रही है? ये वाक्य इंग्लिश के जिस काल में है वही हिंदी वाक्य में भी रहना चाहिए। आइए उन शब्दों पर नजर डालें जो काल बता रहे हैं। My entire team had come. पावर वर्ड टू had और पावर वर्ड टू के बाद एक्शन वर्ड जो कि पार्टिसिपल रूप का है, और इसीलिए ये वाक्य हुआ परफेक्ट, पर सिर्फ परफेक्ट नहीं, पास्ट परफेक्ट। इसीलिए जब आप कोई हिंदी वाक्य बनाते हैं या आप इस इंग्लिश वाक्य का हिंदी अर्थ समझना चाहते हैं तो इसे राइट टेंस में समझना चाहिए। चलिए एक हिंदी वाक्य बनाते हैं। हिंदी वाक्य में पावर वर्ड और एक्शन वर्ड कॉम्बिनेशन वाक्य के अंत में होता है, तो वाक्य के अंत में डाले हैड कम। कौन आया था? मेरी संपूर्ण टीम। माय एंटायर टीम को वाक्य की शुरुआत में रखे। वाक्य की शुरुआत माय एंटायर टीम से होगी और इसका अंत हैड कम से होगा। वाक्य की शुरुआत मेरी संपूर्ण टीम और वाक्य के अंत में आई थी। अब बचे हुए शब्द देखेंगे। माय एंटायर टीम had come to the office on Sunday to complete this important work. मेरी संपूर्ण टीम इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए to complete ये हवा गया हुआ एक्शन वर्ड है। रविवार को कार्यालय में आई थी। मेरी संपूर्ण टीम इस महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए रविवार को कार्यालय में आई थी। नेक्स्ट एक और वाक्य लेंगे। He is very intelligent and everyone in our society thinks that he will come first in the merit list. बड़ा वाक्य है पर कठिन नहीं है। क्यों? चलो देखें। इस वाक्य में एंकर वर्ड ढूंढो। पहला एंकर वर्ड ये पावर वर्ड है is, दूसरा एंकर वर्ड है things और तीसरा एंकर वर्ड है will come। वाक्य में जितने एंकर वर्ड्स उतने वाक्य, मतलब ये एक वाक्य ना होकर 3 वाक्य बन गए हैं। यहाँ 3 वाक्य जोड़े गए हैं। जोड़ने वाले शब्द को हम इंग्लिश में कहते हैं कंजक्शन। तो अब हम ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ही इज वेरी इंटेलिजेंट ये एक्शन वर्ड नहीं है। दिस इज पावर वर्ड 1 प्रेजेंट टेंस। वो बहुत बुद्धिमान है। ये हुआ पहला वाक्य। अब आगे का वाक्य एवरीवन इन आवर सोसाइटी थिंक्स। पहले और दूसरे वाक्य को जोड़ने वाला कंजक्शन कौन सा है? एंड। एंड मतलब और। वो बहुत बुद्धिमान है
और हमारे समाज के सभी लोग सोचते हैं ही विल कम फर्स्ट इन दी मेरिट लिस्ट, कि वो मेरिट लिस्ट में प्रथम आएगा। जब हम 3 वाक्यों का अर्थ निकालेंगे तो वाक्य होगा वो बहुत बुद्धिमान है और हमारे समाज के सभी लोग सोचते हैं कि वो मेरिट लिस्ट में प्रथम आएगा। आइए एक लास्ट एग्जाम्पल के साथ इंग्लिश टू हिंदी को समाप्त करें। मेरा वाक्य है आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। इट्स अ वेरी सिंपल सेंटेंस। वॉन्ट जब आता है तब वो इच्छा दर्शाता है। आई वॉन्ट टू ईट, मैं खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ईट हॉट फूड, मैं गरम खाना खाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक थम्स अप, मैं थम्स अप पीना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू वॉच ए मूवी, मैं एक सिनेमा देखने जाना चाहती हूँ। जब भी वॉन्ट आता है तब आप इच्छा दर्शाते हैं। इधर भी कोई अपनी इच्छा बता रहा है आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने की। आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका फॉर फर्दर स्टडीज। हिंदी में एकदम आसान है, शुरुआत में कर्ता और अंत में क्रिया। मुझे वाक्य की शुरुआत में जाना है, आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका। मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहती हूँ। So this becomes the Hindi meaning of my original English sentence. Yes no type questions. चलिए अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब तक हमने जो वाक्य देखे वो सभी अलग अलग काल के थे। अब हम प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। मैं आपके साथ 2 चरण में प्रश्नों के कॉन्सेप्ट साझा करूंगी। पहले चरण में ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर केवल यस या नो में दिया जा सकता है, और दूसरा चरण ये है कि हम हु, वॉट, व्हेन, वेयर इन शब्दों का प्रयोग करके प्रश्न बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, क्वेश्चंस हुज आंसर आर ईदर यस और नो। तो मेरा पहला वाक्य है द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इज इन टोक्यो। ये आपका इंग्लिश वाक्य है। यदि आप नहीं जानते कि क्या ये सचमुच टोक्यो में है तो आप हिंदी में क्या पूछेंगे? क्या जापान की सबसे ऊंची इमारत टोक्यो में है? जब आप इंग्लिश में इस तरह का प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपको वाक्य की शुरुआत में अपने इंग्लिश वाक्य में एंकर वर्ड लाना होगा। आपके वाक्य में एंकर वर्ड कौन सा है? पावर वर्ड 1 इज। इस इज को उठाइए और वाक्य के शुरुआत में रखिए। आपका वाक्य क्या बनेगा? इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इन टोक्यो, और प्रश्न चिन्ह लगाइए। तो आपको उत्तर क्या आएगा? यस, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इज इन टोक्यो, या फिर नो, द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इज नॉट इन टोक्यो। अगला वाक्य देखते हैं। माई नेबर्स सन वॉज इन 10th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर। इस वाक्य में भी पावर वर्ड 1 है जो पास्ट टेंस में है। मेरे पड़ोसी का बेटा पिछले साल 10वीं कक्षा में था। था क्या? ऐसा मुझे पूछना है। आप क्या करेंगे? आप उस पावर वर्ड 1 को उठाएंगे और वाक्य के शुरुआत में रखेंगे। आपका प्रश्न बनेगा वॉज माई नेबर्स सन इन द 10th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर। यदि आप सिंपल टेंस वाले वाक्यों से यस और नो वाले प्रश्न बनाना चाहते हैं तो नियम बहुत ही सरल है। पावर वर्ड 1 उठाइए और इसे वाक्य की शुरुआत में लाइए। अब पावर वर्ड 2 के साथ एक और उदाहरण लेते हैं। मेरा अगला वाक्य है वी हैव ए सेल्स टारगेट ऑफ 500 crores इन दिस फाइनेंशियल ईयर। हिंदी में इसका मतलब है हमारे पास इस वित्तीय वर्ष में बिक्री लक्ष्य 500 करोड़ का है, या हमारे पास एक बिक्री लक्ष्य है। यदि आप इस इंग्लिश वाक्य से कोई प्रश्न बनाना चाहते हैं जिसका उत्तर यस या नो है, आप सचमुच पूछना चाहते हैं कि क्या इस वित्तीय वर्ष में आपका लक्ष्य 500 करोड़ का है। अगर आप ऐसा कोई प्रश्न बनाना चाहते हैं तो आइए देखें कि इसे कैसे बनाया जाए। इससे पहले हमने 2 वाक्य देखे थे। उन वाक्यों में पावर वर्ड 1 था। आपने क्या किया? पावर वर्ड 1 को उठाया
और वाक्य की शुरुआत में रख दिया। लेकिन यहाँ पर पावर वर्ड 1 नहीं है, पावर वर्ड 2 है। जब पावर वर्ड 2 होता है तब किसी भी शब्द को हटाना नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है। सिर्फ वाक्य के शुरुआत में डू, डज या डिड ये तीनों में से कोई एक शब्द डालना है। अब वी शब्द है ना, प्रोनाउन टेबल में जाओ। प्रोनाउंस टेबल में जब आप देखोगे तब आपको समझ जाएगा। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट में वी और दे के साथ कभी भी एस से अंत होने वाला शब्द नहीं आता। मतलब इज, वॉज, हैज, डज ये वी और दे के साथ नहीं आएंगे। इसलिए मैं यहाँ उपयोग करूंगी डू। तो मेरा प्रश्न क्या होगा? डू वी हैव ए सेल्स टारगेट ऑफ 500 crores in this financial year? Yes, we have। या फिर no, we don't have। अगर मेरा वाक्य होता We had a sales target of 500 crores in the last financial year, मतलब पिछले आर्थिक वर्ष में हमारा टारगेट 500 करोड़ का था, तब पावर वर्ड 2 के साथ वाक्य बनाते समय मैंने आपको क्या बताया है? कोई भी शब्द हिलना नहीं चाहिए। आपको किसी वाक्य की शुरुआत में डू, डज या डिड लगाना है। आप डू और डज कब लगाएंगे? जब आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो। मेरा वाक्य पास्ट टेंस में है। वी हैड ए सेल्स टारगेट। इस कारण आप वाक्य की शुरुआत डिड इस शब्द से करेंगे। तो फिर आपका वाक्य क्या हुआ? डिड वी हैड ए सेल्स टारगेट of 500 crores in the last financial year। यहाँ पर एक गलती हुई। जब हम did इस शब्द का उपयोग करते हैं तब उसके बाद आने वाला एंकर वर्ड कभी भी पास्ट टेंस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वाक्य को भूतकाल में did इस शब्द का उपयोग करके लिया जा रहा है। अब मुझे had की जरूरत नहीं है। मैं has या have का यहाँ पर उपयोग करूंगी। कैसे तय करेंगे आप? वाक्य के प्रोनाउंस ये तय करेंगे। वाक्य का प्रोनाउन कौन सा है? वी। वी के साथ कभी भी एस से खत्म होने वाला पावर वर्ड आता है क्या? नहीं। इसलिए आपका वाक्य बनेगा Did we have a sales target of 500 crores in the last financial year? और एक वाक्य देखेंगे। The movie पठान did a business of more than 1000 crores। इस वाक्य में पावर वर्ड 1 नहीं है, पावर वर्ड 2 भी नहीं है, सिर्फ एक्शन वर्ड होने के कारण ये वाक्य सिंपल टेंस में, लेकिन आपका एक्शन वर्ड पास्ट टेंस में होने के कारण ये वाक्य हुआ सिंपल पास्ट टेंस में। एक्शन वर्ड वाले वाक्यों से यस नो उत्तर वाले प्रश्न बनाने के नियम पावर वर्ड 2 शब्दों के समान ही है। इसका क्या मतलब है? किसी भी शब्द को हिलाना नहीं है। वाक्य जैसा है वैसा ही रखना है। वाक्य के शुरुआत में डू, डज या डिड लाना है। वाक्य अगर प्रेजेंट टेंस में होगा तो डू और डज, पास्ट टेंस में होगा तो डिड, ये भूतकाल में है ना तो डिड। डिड दी मूवी पठान। बताए गए नियम को याद रखें। आपने वाक्य के शुरुआत में डिड लगाया है। एक बार डिड का परिचय हो जाने पर उसके बाद आने वाला एक्शन वर्ड भूतकाल में नहीं होना चाहिए। वो वर्तमान काल में एस के बिना एक एक्शन वर्ड होना चाहिए। वर्तमान काल में एस ना होने वाला एक्शन वर्ड कौन सा है? डू। तो आपका वाक्य होगा डिड द मूवी पठान डू ए बिजनेस ऑफ 1000 crores और डिड द मूवी पठान डू ए बिजनेस ऑफ मोर देन 1000 crores। डिड द मूवी पठान डज नहीं। क्यों? क्योंकि यदि शब्द डिड वाक्य की शुरुआत में है तो उसके बाद आने वाला एक्शन वर्ड वर्तमान काल में एस के बिना एक एक्शन वर्ड होना चाहिए।
हालांकि हमने जो भी वाक्य देखे वो सिंपल टेंस फॉर्म में थे, इसलिए केवल पावर वर्ड 1 को चुनना और उसे वाक्य की शुरुआत में लाना बहुत आसान था। यदि पावर वर्ड 2 है तो उसे ना छुए, हाथ लगाए बिना वाक्य के शुरुआत में डू, डज या डिड लाके रख देना है। और यदि एक्शन वर्ड है तो पावर वर्ड 2 की तरह डू, डज या डिड लाना है। अगर मैं इसे लाती हूं तो इसके बाद आने वाले एक्शन वर्ड को प्रेजेंट टेंस में एस के बिना एक्शन वर्ड के रूप में रखना है। अभी हम सिंपल फ्यूचर टेंस के वाक्य देखते हैं। मेरा वाक्य है शी विल गो टू अमेरिका फॉर हर फर्दर स्टडीज। वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका जाने वाली है। शी विल गो टू अमेरिका फॉर हर फर्दर स्टडीज। जब आप इसे एक प्रश्न बनाते हैं, यदि उत्तर यस या नो है तो ये पावर वर्ड 1 जितना आसान है। उस विल को उठाइए और वाक्य के शुरुआत में लाके रख देना है। मेरा प्रश्न बनेगा विल शी गो टू अमेरिका फॉर हर फर्दर स्टडीज। गो को वही रखना है और सिर्फ विल को उठाकर वाक्य की शुरुआत में लाकर रख देना है। आइए अब कुछ वाक्य लेते हैं जो कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के बीच है। ये कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। He was going to the temple to pray। ये वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म का है। Was पावर वर्ड 1 in the past tense followed by the action word ing, so this becomes past continuous। जब आप इसे यस नो उत्तर वाला प्रश्न बनाना चाहते हैं तो उस पावर वर्ड 2 को उठाइए और इसे वाक्य की शुरुआत में लाइए। फिर वाक्य क्या बनेगा? Was he going to the temple to pray? सोचो, अगर मैंने ऐसा कहा होता कि he is going to the temple to pray, मेरा प्रश्न होता Is he going to the temple to pray? और एक वाक्य लेंगे। अभी आपने कंटिन्यूअस देखा, अब हम एक परफेक्ट टेंस का वाक्य लेंगे। My brother has completed all 4 levels of that difficult exam। हिंदी में मतलब होता है मेरे भाई ने उस कठिन परीक्षा के सभी 4 स्तर पूरे कर लिए हैं। My brother has cleared all 4 levels of that difficult exam। यहाँ पावर वर्ड 2 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म में है। Has cleared, this is present perfect tense। इस वाक्य का जब आपको प्रश्न बनाना है और जिसका उत्तर यस और नो में है तो आप क्या करेंगे? पावर वर्ड 2 को उठाकर वाक्य की शुरुआत में रखेंगे। तो फिर मेरा वाक्य क्या बनेगा? Has my brother cleared all 4 levels of that difficult exam? क्वेश्चन मार्क डालना है ताकि ये प्रॉपर प्रश्न बन जाए। Has my brother cleared all 4 levels of this difficult exam? This या that जो आपको सही लगे प्रश्न के अनुसार। ध्यान दें कि जब वाक्य में केवल पावर वर्ड 2 था तो हमने पावर वर्ड 2 को नहीं छुआ, लेकिन इस वाक्य में पावर वर्ड 2 एक्शन वर्ड के साथ आया है, इसलिए पावर वर्ड 2 को उठाया और वाक्य की शुरुआत में रखा गया। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसमें हमने सिंपल टेंस के वाक्य देखे और कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस के भी देखे। तो यहाँ हम यस नो उत्तर वाले प्रश्नों का पार्ट समाप्त करते हैं और चलिए दूसरे महत्वपूर्ण पार्ट की ओर जाते हैं जहाँ हमें अन्य टाइप के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। इस कॉन्सेप्ट में हम WH, who, what, when, where, why ये प्रश्न कैसे बनाने हैं ये देखने वाले हैं। मेरा पहला वाक्य है द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इज इन टोक्यो। यस नो टाइप के लिए हम प्रश्न कैसे बनाएंगे? इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान इन टोक्यो। अब आपको अगर पूछना होगा जापान में सबसे ऊंची इमारत कहाँ है, कहाँ मतलब वेयर। इस वेयर को इसके पहले जोड़ना है। वेयर इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ जापान। आपको इन टोक्यो ये पता नहीं है ना। ये वाक्य मैंने उदाहरण के लिए लिया है। इस वाक्य में उत्तर आपको स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है।
आप WH प्रश्न का उपयोग कब करते हैं? जब आपको उत्तर पता ना हो। Is the tallest building of Japan in Tokyo? सबसे पहले हमने वाक्यों से प्रश्न बनाया, तो अब आप जो भी WH उपयोग करना चाहते हैं उसका उपयोग करें। Where is the tallest building of Japan? उत्तर आएगा The tallest building of Japan is in Tokyo। अगला वाक्य लेते हैं। My neighbor's son was in 10th standard last year। Yes no प्रश्न कैसे होगा? Was my neighbor's son in the 10th standard last year? अगर आपको पूछना हो कि मेरे पड़ोसी का बेटा 10वीं कक्षा में कब था, when, तो when को जोड़ना है वाक्य की शुरुआत में। When was my neighbor's son in the 10th standard? उत्तर आएगा last year, यानी कि पिछले साल। अगर आपको ये पूछना है कि पिछले साल 10वीं कक्षा में कौन था, कौन, मेरे पड़ोसी का बेटा, लेकिन आपको पता नहीं है, फिर आप क्या करोगे? Who इस शब्द का उपयोग करेंगे। Who was in the 10th standard last year? My neighbor's son। अगला वाक्य। The movie Pathan did a business of more than 1000 crore। अगर आपको पूछना है कि इस मूवी पठान ने क्या किया, मतलब what, मेरा yes no वाला प्रश्न क्या था? Did the movie Pathan do a business of more than 1000 crores? और आपको पूछना है कि इस पठान मूवी ने क्या किया, क्या किया, तो what को वाक्य की शुरुआत में जोड़ना होगा। What did the movie Pathan do? क्या किया उसने? 1000 करोड़ का बिजनेस किया। अगला वाक्य। He was going to the temple to pray। वो मंदिर क्यों जाता है या वो मंदिर क्यों जाता था? मेरा yes no वाला प्रश्न क्या था? Was he going to the temple to pray? अब आपको पूछना है कि वो मंदिर क्यों जाता था। क्यों जाता था मतलब आपको पूछना है why। इस why को आपको वाक्य के शुरुआत में जोड़ना है। Why was he going to the temple? He was going to the temple to pray। One more sentence and possibly the last. My brother has completed all 4 levels of that difficult exam। इसका yes no प्रश्न हमने कैसे बनाया था? Has my brother completed all 4 levels of that difficult exam? तो आपको पूछना है कि मेरे भाई ने क्या किया है, क्योंकि सब लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। क्या? What? What has my brother completed? या फिर What has my brother done? मेरे भाई ने क्या किया है? He has completed all 4 levels of that difficult exam। अगर आपको पूछना है कि आपके भाई ने कितने लेवल्स पार किए हैं, कितने लेवल्स पार किए हैं, How many levels? तो how many levels को उठाकर वाक्य की शुरुआत में लाकर रख देना है। How many levels has my brother completed of that difficult exam? Your brother has completed all 4 levels of that difficult exam। ये जो who, what, when, where, why ये सब प्रश्न है, इसे देखने से पहले मैंने आपको yes no कॉन्सेप्ट बताया था। वो इसलिए क्योंकि एक बार जब आप yes no उत्तर वाले प्रश्न बना सकते हैं तो उन प्रश्नों की शुरुआत में इन WH शब्दों को जोड़े, फिर आपके WH प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अब हम WH कॉन्सेप्ट यही समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट की ओर, पैसिव वॉइस। इसका प्रयोग अक्सर लिखित इंग्लिश में किया जाता है, हालांकि इसका प्रयोग आमतौर पर बोली जाने वाली इंग्लिश में नहीं किया जाता है। और मेरा आपके लिए एक सुझाव है कि जब आप स्वयं बोले या बच्चों को बोलना सिखाए तो जितना हो सके पैसिव वॉइस के प्रयोग से बचे। पैसिव वॉइस क्या है? अक्सर हम किसी वाक्य की शुरुआत कर्ता से नहीं करते। उदाहरण, नरेंद्र मोदी ने एक नई योजना की घोषणा की। इसमें कर्ता कौन? नरेंद्र मोदी। लेकिन ज्यादातर जब अखबार में कोई लेख आता है तो उसमें लिखा होता है
एक नई योजना की घोषणा नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। जब कोई वाक्य ऐसा हो जिसमें कर्ता वाक्य के शुरुआत में ना होकर अंत में हो और वाक्य का रूप ये ना हो कि क्रिया कर्ता ने किया है बल्कि क्रिया कर्ता से की गई है, तो वो रूप पैसिव वॉइस कहलाता है। सभी कॉन्सेप्ट को ठीक से कवर करने के लिए पैसिव वॉइस भी बोली जाएगी, लेकिन मैं इस पर अधिक जोर नहीं दूंगी। मैं आपको बताऊंगी कि एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में कैसे बनाया जाए। पहला उदाहरण लेते हैं। एक्टिव टू पैसिव में कर्ता और क्रिया ये होता ही है। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया होते ही है, पर बहुत बार किसने क्रिया की वो महत्वपूर्ण नहीं होता। जब किसने क्रिया की ये महत्वपूर्ण ना होकर क्रिया महत्वपूर्ण होती है, तब पैसिव वॉइस का उपयोग करना है। जो काम कर रहा है उसका उल्लेख होना आवश्यक होता है, तो उस समय एक्टिव वॉइस का उपयोग करेंगे। पहला वाक्य, चेन्नई सुपर किंग्स अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी वॉन दिस ईयर्स आईपीएल। हम यहाँ बता रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इस साल का आईपीएल जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स करता है क्योंकि इस टीम ने टूर्नामेंट जीता है। अगर मुझे पैसिव वॉइस में ये बात कहनी हो तो मैं कहूंगी कि इस साल का आईपीएल महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था। यहाँ पर आईपीएल महत्व का है, चेन्नई सुपर किंग्स नहीं। सो इस वाक्य को चेन्नई सुपर किंग्स अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी वॉन दिस ईयर्स आईपीएल, ये जो एक्टिव वॉइस का वाक्य है, अगर पैसिव वॉइस में करना हो तो मेरा वाक्य बनेगा दिस ईयर्स आईपीएल वॉज वॉन बाय चेन्नई सुपर किंग्स अंडर द लीडरशिप ऑफ महेंद्र सिंह धोनी। ये हो गया पैसिव वॉइस का वाक्य। अगला वाक्य है, वीरेंद्र सहवाग कंप्लीट्स हिज सेंचुरी बाय हिटिंग ए6। मेरा पैसिव वॉइस का वाक्य बनेगा सेंचुरी इज कंप्लीटेड बाय वीरेंद्र सहवाग बाय हिटिंग ए6। ये सुनने के लिए इजी नहीं है, पर याद रखने की बात कौन सी है। पिछले वाक्य में जब मैंने वाक्य को पैसिव वॉइस में प्रेजेंट टेंस में बनाया था तो ये कैसे हुआ, पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप। पिछला वाक्य पास्ट टेंस में था, इसलिए मैंने पावर वर्ड 1 पास्ट टेंस का उपयोग किया था। यहां मेरा वाक्य क्या है, वीरेंद्र सहवाग कंप्लीट्स हिज सेंचुरी बाय हिटिंग ए6। सच कहूं तो इस वाक्य में वीरेंद्र सहवाग महत्व का है और ये वाक्य कभी पैसिव वॉइस में बन ही नहीं सकता। लेकिन आपको बताने के लिए मैंने ये वाक्य उदाहरण के लिए लिया है। सेंचुरी इज कंप्लीटेड बाय वीरेंद्र सहवाग बाय हिटिंग ए6। यहाँ पर इज कंप्लीटेड आया है। पावर वर्ड 1 इज कंप्लीटेड पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल फॉर्म इस का इस्तेमाल किया है क्योंकि मेरा एक्टिव वॉइस का वाक्य प्रेजेंट टेंस में था। अगला वाक्य, माई मदर स्टार्टेड ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड। ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड वॉज स्टार्टेड बाय माई मदर। वाक्य पास्ट टेंस में है और पैसिव वॉइस वाक्य बनाते समय मैंने पावर वर्ड 1 प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप में लिया है। समझ लो कि मेरा वाक्य होता माई मदर विल स्टार्ट ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड, उसका पैसिव वॉइस बनता ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड विल बी स्टार्टेड बाय माई मदर। फ्यूचर टेंस का पैसिव वॉइस विल बी प्लस एक्शन वर्ड इन इट्स पार्टिसिपल फॉर्म। अगर मेरा यही वाक्य कंटिन्यूअस टेंस में होता, माई मदर इज स्टार्टिंग ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड, मेरा पैसिव वॉइस का वाक्य होगा ए बिजनेस ऑफ सेलिंग होम कुक्ड फूड इज बीइंग स्टार्टेड बाय माई मदर। कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, एक्टिव वॉइस का वाक्य जब आप पैसिव वॉइस में बनाते हैं तब पावर वर्ड वो पास्ट हो कि प्रेजेंट ये कैसे तय करें। आपको जो मूल वाक्य जिस काल में है वही काल में रहेगा, उसके बाद आने वाला शब्द बीइंग और उसके बाद आएगा एक्शन वर्ड
पार्टिसिपल रूप में। अगला वाक्य, माई कंपनी हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ मोर देन 80% ऑफ आर प्रोडक्ट्स। ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इंक्रीज्ड प्रेजेंट परफेक्ट इसका पैसिव वॉइस होगा। The prices of more than 80% of our products have been increased by my company. यहाँ have क्यों हुआ? पहले तो has लिखा था। याद रखें कि my company has, मेरी कंपनी एक वचन निर्जीव it, और इसीलिए उसे लगकर आने वाला शब्द होता है s से खत्म होने वाला has। यहाँ मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? कीमत के बारे में। कीमत बढ़ गई है, इसका मतलब अनेक वचन, और इसलिए मैंने have का उपयोग किया है। The prices of more than 80% of our products have been increased by my company. एक्टिव वॉइस का वाक्य परफेक्ट टेंस में हो और जब आप उसका पैसिव बनाते हैं तब पावर वर्ड टू प्लस बिन प्लस एक्शन वर्ड पार्टिसिपल रूप का। एक आखिरी वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए। माई सेंटेंस इज, The US multinational Micron is investing $1 billion in India. Is investing power word 1 plus action word in its ing form. This is present continuous tense. इसका passive voice होगा $1 billion is being invested in India by the US multinational Micron. The US multinational has invested $1 billion in India. तो मेरा पैसिव वॉइस हुआ होता $1 billion has been invested in India by the US multinational Micron. अगर यहाँ पर $1 billion के बदले $10 billion होता तो मेरा एक्टिव वॉइस हुआ होता The US multinational Micron has invested $10 billion in India. मेरा पैसिव वॉइस हुआ होता $10 billion have been invested in India by the US multinational Micron. पहले $1 billion था एक वचन it, इसलिए a से खत्म होने वाला शब्द आया। यहाँ $10 billion है इसलिए अनेक वचन, इसलिए यहाँ have been invested आया है। आपके सामने स्क्रीन पर एक टेबल है। यदि आप एक्टिव वॉइस के वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि काल के अनुसार क्या बदलाव करना चाहिए। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि आप पैसिव वॉइस का उपयोग कब करेंगे। आमतौर पर प्रयोग करने से बचें, लेकिन जब आप चाहते हैं कि आपके वाक्य में कर्ता की तुलना में क्रिया अधिक महत्वपूर्ण हो तो आपको पैसिव वॉइस का उपयोग करना चाहिए। तो यहाँ हमने एक्टिव और पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में खत्म किया है। वास्तव में पूरा ट्रेनिंग ही कम समय में खत्म किया है और इसमें बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता होती है। जितना अधिक बच्चे वाक्यों को हल करने का अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और प्रारंभिक लिखित अभ्यास एक दिन स्पोकन में ट्रांसलेट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए कुछ समय देने की आवश्यकता है। तो हम कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन की ट्रेनिंग की यही समाप्ति करेंगे।